नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। बीपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अप्रैल में इसका पेपर है, हम आपके साथ हैं। इसी सीरीज में हम टेस्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2-3 टेस्ट हो चुके हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है करेक्टली मैच, सही विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको साइट्स दे रखी, दूसरी तरफ जिन्होंने उनको एक्टिवेट किया वो बता रखे हैं। तो रंगपुर को वाई.डी. शर्मा ने, रोपड़ को रघुनाथ राव ने, लोथल को रंगनाथ राव ने और बनावली को रविंद्र सिंह बिष्ट ने। बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसमें से करेक्टली जो है वो ए, सी और डी यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। जबकि अगर हम रोपर की बात करें तो रोपर को भी वाई.डी. शर्मा ने ही किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजापुर और गोलकोंडा मुगल एम्पायर में कब शामिल किए गए थे, उनको इंक्लूड कब किया गया था। और दूसरा, किसने किया था गोलकोंडा को मुगल एम्पायर में इंक्लूड, आपको बताना है शामिल किसने किया था। 1688, 1687, 1689, 1686, अकबर, औरंगजेब, आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ये 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा और ये औरंगजेब ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ठीक है, ये औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, हालांकि बैकफायर उनके लिए करी थी। औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी और औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा फंडामेंटलिस्ट टाइप के इंसान थे। उन्होंने अपने कोर्ट में पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग सबको बंद भी करवा दिया था। तो ये सारी चीजें भी एक कारण बनी मुगल एम्पायर के पतन का बाद में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं करेक्टली इसमें से मैच करना। एक तरफ राजवंश यानी कि डायनेस्टीज दे रखी हैं, दूसरी तरफ फाउंडर्स दे रखे हैं। तो संगम वंश को वीर नरसिंह ने खोजा था, स्टैब्लिश किया था। सलूफ डायनेस्टी को हरिहरा और बुक्का ने, तुलुफ को नरसिंह ने और अराविद डायनेस्टी को तिरुमल ने। आपको इसमें से करेक्टली मैच बताना है कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसका डी हो जाएगा। जो अराविड राजवंश है उसको तिरुमल ने फाउंड किया था, जबकि संगम की बात करें तो हरिहरा और बुक्का ये विजयनगर एम्पायर से रिलेट करते हैं। उसका सुलभ डायनेस्टी जो है उसको नरसिंह ने किया था और तुलुव डायनेस्टी जो है ये वीर नरसिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ आपको संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी जन्मस्थली कौन सी है। गलत इसमें से आपको पहचानना। तो डाडू दयाल जी थे वो देहू में, गुरु गोविंद सिंह जी थे पटना में जन्मे थे, रामानंद जी थे वो काशी में जन्मे थे और माधवाचार्य जो है उड़ीपी में जन्मे थे। आपको बताना है गलत कौन सा है इसमें। तो ये पहला वाला इसमें से गलत है, क्योंकि डाडू दयाल देहू में नहीं, ये अहमदाबाद में जन्मे थे। ठीक है, तो ये सारी वीडियो सीरीज हमारी चल रही है। आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे वीडियो अपडेट्स मिलते जाएं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है कि चिश्ती सिलसिला जो है उसमें कौन से संत चिश्ती सिलसिले के नहीं है, प्रचारक नहीं, आपसे पूछ रहा है। तो हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, बाबा फरीद या निजामुद्दीन औलिया, इनमें से कौन चिश्ती सिलसिले के संस्थापक नहीं है। तो ये सारे ही चिश्ती सिलसिले से हैं, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए सिलसिला में पहले भी आपको समझा चुका हूं। सिलसिला क्या होता है, यानी कि एक जीनोलॉजी, वंशावली काइंड ऑफ थिंग होती है ये। मतलब आपको वंशावली तो नहीं कहेंगे क्योंकि वंशावली में तो मतलब बायोलॉजिकल फादर और सन का रिलेशन होता है, बट सिलसिला भी एक तरीके का यही होता है। गुरु है, शिष्य है, फिर इस शिष्य का ये गुरु बन जाता है, फिर इसके कोई शिष्य होते हैं, फिर ये गुरु बन जाता है, इसके शिष्य होते हैं, लेकिन ये आइडिया सेम प्रोपोगेट करते हैं। जो हमारे, अगर आप क्लासिकल सिंगिंग में देखेंगे, शास्त्रीय संगीत में देखेंगे, तो घराने जो होते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट होता है सिलसिलों का भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सा डिपार्टमेंट जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने उसका नहीं किया था गठन, यानी कि उसको स्टैब्लिश नहीं किया था। आपको बताना है दीवाने बंदागन, यानी कि जहां पे बंदी रखे जाते थे। इमलक डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात यानी कि जो चैरिटीज होती थी, और दारुल शफा, कौन सा इनमें से नहीं किया था। तो अगर हम देखें इनमें से कोई भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये सब किसने किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के थर्ड जो रूलर थे। अच्छा मुझे बताइए तुगलक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे, यानी कि उसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर का नाम आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या कौन थे उसके फाउंडर, उसका नाम मुझे आपको बताना है। ठीक है, आपको मुझे बताना है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 15वीं शताब्दी की अगर हम यात्रा देखें, 15वीं शताब्दी में बहुत सारे यात्री आए, तो कौन कौन जो है 15वीं शताब्दी में आया है। ट्रैवलर आपको पूछ रहा है। लुडविगो डी वर्थेमा, बारबोसा, डोमिनिगो पियास, नूनेस और फ्रेडरिक सेसर।
ठीक है, या सीजर फ्रेडरिक जिनको हम बोलते हैं, बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो लुडविगो डी वर्थेमा जो है वो 15वीं सेंचुरी में आए, बाकी ये सब जो लोग हैं ये 16वीं सेंचुरी में आए थे, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे इनकरेक्ट यानी गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको जो है मॉन्यूमेंट्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो किसने बनवाया था वो दे रखा है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुल इस्लाम मॉस्क जो है मस्जिद गियासुद्दीन तुगलक ने। 1000 सितून जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। और आदिलाबाद का मकबरा यानी कि टूम ऑफ आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। आपको इनकरेक्ट बताना है। तो अगर हम देखें तो ये बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी, गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं बनाई थी। ये कहां पे है? बेसिकली जो लाल कोट का एरिया था, यहाँ पे पहले लाल कोट का एरिया था, राजा अंगपाल थे जो तोमर डायनेस्टी के थे, उन्होंने इसको बसाया था लाल कोट को। बाद में फिर ये मेहरौली के नाम से भी जाना गया, चौहान वंश के रूलर्स ने भी इस पे राज किया और फाइनली दिल्ली सल्तनत ने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था। तो जो कुतुब मीनार वाला जो एरिया है वहां पे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, सबसे पहले मॉस्क यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है करेक्टली मैच यानी कि सही आपको बताना है। तो दीवाने मुस्तखाज खराज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटीज है यानी कि दान विभाग है। दीवाने रियासत जो है रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग है। दीवाने आमिर को ही एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग है। दीवाने खैरात यानी कि कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बाजार का जो नियंत्रण करते हैं। बताइए इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है? तो अगर हम देखें तो ये सी वाला करेक्टली मैच है। देखिए कभी कभार ना लॉजिकल रीजनिंग से भी आप सोच सकते हैं, जब आपको नाम में ही दीवाने खैरात बता रहा है तो कंट्रोल डिपार्टमेंट तो वो कैसे होगा, ठीक है। और दीवाने रियासत अगर आपको बता रहा है तो वो रेवेन्यू कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो भी आप कभी कभार इसको गेस कर सकते हैं। तो जो दीवाने मुस्तखराज था ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, राजस्व का डिपार्टमेंट था। दीवाने रियासत जो है ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट था जो कंट्रोल करता था। और दीवाने खैरात जो है वो खैरात मतलब क्या होता है? चैरिटी होती है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत के अंदर सेंट्रल केंद्रीय विभाग थे उनका आपको बताना है, नाम दे रखा है और दूसरी तरफ वो काम क्या करते थे। दीवाने अर्ज जो है सरकारी पत्र व्यवहार यानी कि ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस से रिलेट करता था। दीवाने रिसालत जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री यानी कि सैन्य विभाग से था। दीवाने इंशा रिलीजियस इशूज यानी कि धार्मिक मुद्दों से संबंध था। और दीवाने वजारत जो है फाइनेंशियल मैटर से संबंधित था। आपको सही बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो अगर हम देखें तो डी वाला सही है। दीवाने वजारत जो है वित्तीय मामलों से संबंधित था, फाइनेंशियल मैटर से। जबकि दीवाने अर्ज अगर हम देखें तो ये मिलिट्री से था। बेसिकली बलबन जो थे दिल्ली के सुल्तान बने थे उनके राज में ये बनाया गया था, उनकी रीन में बनाया गया था। दीवाने रिसालत जो है आपका रिलीजन से रिलेट करता था, धार्मिक मुद्दों से, मजहबी मुद्दों से रिलेट करता था। और दीवाने इंशा जो है वो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस से रिलेट करता था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कौन से इनमें से नवरत्न में से नहीं थे। अकबर ने जो अपने दरबार में नवरत्न रखे हुए थे तो उनमें से कौन से इनमें से नहीं थे। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजियाउद्दीन, राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका। बताइए इसमें से कौन नहीं थे। तो अगर हम देखें तो इसमें से सारे ही थे, इसलिए नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर के आपको नवरत्न पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो शिवाजी थे और कृष्णदेव राय थे इनके जो अष्ट दिग्गज हैं, ठीक है, अष्ट दिग्गज 8 लोग ये रखते थे, इनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। और शिवाजी के अष्ट दिग्गज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जैसे वखिया नवीस है, सदर और बाकी सारे भी है। तो उनका जो काम है, उस पोस्ट का क्या काम था, नाम का उसका क्या, कौन सी पोस्ट थी वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, माफ कीजिएगा। यहां से आपको पूछ रहा है सैयद डायनेस्टी के कौन से वो शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण करी थी। पहले सुल्तान कौन थे सैयद डायनेस्टी के जिन्होंने शाह की उपाधि धारण करी थी, ली थी। और साथ में जौनपुर को कनकर करने वाले, मतलब उस पर कब्जा करने वाले कौन से सुल्तान, जो सुल्तान थे हुसैन शाह सारकी, वो सारकी डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे जो कि जौनपुर पे रूल करते थे। तो उनसे ये जगह किसने जीत ली थी, मतलब सरकी सुल्तान जो हुसैन शाह सरकी थे उनको किसने हरा के उनसे जौनपुर ले लिया था। तो ये आपको बताना है। तो आपको इसमें से मोहम्मद शाह बहलोल लोदी, मुबारक शाह बहलोल लोदी, मोहम्मद शाह सिकंदर लोदी और मुबारक शाह सिकंदर लोदी। तो अगर हम सैयद डायनेस्टी के पहले सुल्तान की बात करें जिन्होंने शाह का टाइटल लिया था वो मुबारक शाह थे। और जो बहलोल लोदी थे उन्होंने सुल्तान हुसैन शाह सरकी को हराया था कि कब 1484 में उन्होंने हराया था इनको और जौनपुर को जीत लिया था। ठीक है, चलिए
आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नॉट करेक्ट कौन सा है सही तरीके से? एक तरफ आपको राजवंश दे रखे, डायनेस्टीज और उनसे रिलेटेड रूलर्स आपको दे रखे, तो खिलजी वंश रिलेटेड इब्राहिम रुकनुद्दीन है, तुगलक वंश से अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, सैयद वंश से अबू बकर शाह है और स्लेव डायनेस्टी से अलाउद्दीन मसूद शाह है। तो इनमें से आपको सही गलत पहचानना है। तो अगर हम देखें तो सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अबू बकर शाह नहीं है बल्कि कौन है? आलम शाह है, जो सैयद डायनेस्टी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित आपको गुप्ता एम्पायर में, ठीक है, गुप्त एम्पायर में आपको बताना है गुप्त काल में। तो अग्रहारिका जो होता था डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन यानी कि दान विभाग का प्रमुख होता था। महाअक्षपटलिक जो होता था वो रॉयल ट्रेजरी यानी कि शाही खजाने का होता था। भंडार अधिकृत जो होता था एजुकेशन और रिलीजियस अफेयर्स यानी कि धार्मिक और शिक्षा के मामलों का प्रमुख। और विनय स्थिति जो होता था वो अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता था, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, कौन सा इसमें से करेक्ट बताइए। तो अगर हम देखें तो ए वाला ठीक है, अग्रहारिका जो होता था डोनेशन का होता था, लेकिन अगर हम हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी की बात करें तो वो भंडार गृहत्रिक होता था, और साथ में अगर हम हेड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो विनय शक्ति होता था, और अगर हम सुप्रीम ऑफिसर ऑफ अकाउंट्स की डिपार्टमेंट की बात करें तो वो महाशक पटलिका होता था। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टे सीधे मैच कर रखे थे। नेक्स्ट आपसे करेक्टली मैच पूछा है, आपको सही तरीके से जो ऐड किया हुआ है, मैच किया हुआ है, वो आपको बताना है। तो ये एक तरफ आपको किताबें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके जो लेखक का नाम। तो जो शपणक थे वो शिल्प शास्त्र उन्होंने लिखी थी, शंकु जो थे उन्होंने बृहद संहिता लिखी थी, वारामिहिर ने ज्योतिष शास्त्र लिखी थी, और वेताल भट्ट ने आपका मंत्र शास्त्र लिखी थी। आपको बताना है करेक्टली कौन सा है। तो डी वाला इसमें से करेक्ट है, वेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखी थी। जबकि अगर हम शपनका की बात करें तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था, शंकु ने शिल्प शास्त्र लिखा था, और वारामिहिर ने क्या लिखा था? बृहद संहिता इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से नॉट करेक्टली मैच जो गलत इसमें से है वो आपको बताना है। एक तरफ महाजनपद दे रखे और दूसरी तरफ कैपिटल्स। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, वत्स की चंपा थी, चेदी की सोठीवटी थी और मत्स्य की विराटनगर थी। आपको इसमें से गलत विकल्प चुनना है, कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें तो बी वाला इसमें से गलत है, क्योंकि वत्स की चंपा नहीं थी, वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। तो देखिए महाजनपद का पीरियड मैं आपको बता देता हूं। महाजनपद पीरियड जो है 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ये महाजनपद जो है इसको हम सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का जो दूसरा फेज था, अध्याय था, वो स्टार्ट हुआ था। पहला अध्याय कब हुआ था? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके टाइम पे हुआ था। और जो महाजनपद टाइम था उसमें टोटल 18 महाजनपद हमें बता रखे हैं। आपकी जगह 16 जनपद महाजनपद हमें बता रखे हैं, जिनकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, और वो मॉडर्न डेज में कहां पे स्थित है, मतलब मॉडर्न डेज का कौन सा पार्ट स्थित है कहां पे, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि गलत आपको विकल्प को चुनना है। एक तरफ आपको तीर्थंकरों के नाम दे रखे हैं और उनसे जो चिन्ह संबंधित है, एम्बलम, वो दे रखे हैं। तो अजीत नाथ का हाथी था, संभवनाथ का हॉर्स था, और अभिनंद नाथ का जो था बफेलो था यानी कि भैंसा था, और पद्मा प्रभु नाथ का जो था लोटस था यानी कि कमल था। आपको इसमें से गलत पहचानना है। तो गलत कौन सा है? तो ये अभिनंद नाथ का गलत है, ये बफेलो नहीं है। इनका क्या था? एप यानी कि वानर था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए तीर्थंकर कौन होते हैं? जैसे तीर्थंकर वो होते हैं जो जीना होते हैं, यानी कि जिन्होंने जीत लिया होता है। ऐसे टोटल 24 तीर्थंकर आपको मिलेंगे जैन धर्म में। 24 तीर्थंकरों की परिकल्पना है, जिसमें से जो आखिरी थे वो महावीर थे। चलिए आप मुझे बताइए फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? जैनों के पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होने चाहिए, और साथ में आपको इनका आंसर सर्च करके लिखना भी है, ताकि दूसरों का भी फायदा हो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच जो सही नहीं है, जो जैन ग्रंथ और उनके जो ऑथर से रचनाकार है वो आपको बताना है। तो कल्प सूत्र जो भद्रबाहु ने लिखी थी, शादवाद मंजरी जो है वो मल्लीसेन ने लिखी थी, न्यायवतर जो है वो सिद्धसेन दिवाकर ने लिखी थी, और तत्वर्थ सूत्र जो है वो उमा स्वामी ने लिखी थी। आपको इसमें से बताना है कौन सा गलत तरीके से मैच है। तो अगर हम देखिए सही तरीके से सारे ही मैच है तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जो जैन होते हैं बेसिकली प्राकृत में, जिसको हम अर्धमगधी भी बोलते हैं, उसमें बेसिकली महावीर ने अपने सारे वो दिए थे सरमन्स यानी कि प्रवचन दिए थे। उसके बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ही जो जैन काउंसिल्स भी हुई थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए जैन काउंसिल्स भी। तो 2 जैन काउंसिल्स हुई थी जिनके बारे में
आप मुझे बताएंगे कि दोनों जैन काउंसिल्स कहाँ हुई थी, किस मतलब उनका प्लेस आप मुझे बताएंगे, किंग जो थे वो आप मुझे बताएंगे, किंग कौन थे, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत जो इसमें से है वो आपको चुनना है। तो एक तरफ अथर्ववेद और मतलब एक तरफ वेद आपको दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड उपनिषद दे रखे हैं। तो अथर्ववेद जो है उसका मुंडक उपनिषद है, यजुर्वेद का शिल्प वेद है, सामवेद का छंदोग्य अर्यंका है और ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मणा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग वेदों से रिलेट करती हैं। आपको इसमें से नॉट करेक्टली मैच बताना है। तो अगर हम देखें, यजुर्वेद का शिल्प वेद नहीं है, यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद, यानी कि जो बाण तीर चलाने की जो विद्या है, धनुर्विद्या है, वो धनुर्वेद उसका उपवेद है, यानी उससे रिलेटेड जो है वो टेक्स्ट है। देखिए अर्यंका क्या होते थे, अर्यंका होते थे फॉरेस्ट बुक्स, बुक्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो हमारे जंगलों में जाके ऋषि मुनि जो लिखते थे, अर्यंका उसे कहते हैं, जो बेसिकली फिलोसफिकल डिस्कशंस करते हैं, दार्शनिक डिस्कशंस करते हैं। जबकि अगर हम ब्राह्मणा की बात करेंगे तो एक वेद में जितने भी रिचुअल्स बताए हुए होते हैं उनको किस तरीके से करना है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको ब्राह्मणा में मिलेगा। जबकि उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद बेसिकली वेदांत फिलॉसफी के पार्ट है और यहाँ पे जो फिलोसफिकल दार्शनिक जो बातें हैं वो ज्यादातर इसमें लिखी हुई है उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी स्थापना आपको बतानी है कि कब हुई थी। और दूसरा जो वास्को डे गामा थे वो दूसरी बार भारत में कौन से वर्ष में आए थे। तो 1604, 1662, 1501, 1502, 1664 आपको इसमें से पहचानना है। तो अगर हम देखें तो इसमें नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी जो फ्रेंच की जो स्थापना हुई थी 1664 में हुई थी, फ्रेंच क्योंकि सबसे लास्ट में थे भारत में आने वाले। डच की अगर हम बात करें तो 1602 में हुई थी और वास्को डे गामा जो दूसरी बार आए थे वो 1501 में आए थे। अच्छा चलिए मुझे बताइए, वास्को डे गामा पहली बार भारत कौन से वर्ष में आए थे, ईयर आपको बताना है, ठीक है, ईयर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछा हुआ है कि जहांगीर का जो कोर्ट था यानी कि उनके दरबार में विलियम हॉकिंस कौन से वर्ष में पहुंचे थे, और दूसरा सूरत में जो परमानेंट फैक्ट्री है वो कब लगाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये आपको बताना है। 1609, 12, 11, 14, 15 आपको पहचानना है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के कोर्ट में आए थे उनसे ट्रेड प्रिविलेजेस मांगने, और सूरत में जो फैक्ट्री है वो 1613 में लगाई गई थी। अच्छा, मसूलीपट्टनम की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है भारत में वो मसूलीपट्टनम में है, जिसको 1611 में लगाया गया था। लेकिन अगर मुगल एम्पायर में पहली फैक्ट्री बात करें तो वो सूरत में लगी थी 1613 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है 15वीं शताब्दी का कौन सा इसमें से बैटल है, मतलब कौन सा बैटल 15वीं शताब्दी के बाद लड़ा गया है, आपको बताना है। तो देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का बैटल या फिर समूगढ़ का बैटल आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो 15th सेंचुरी के बाद कौन सी आएगी, 16th सेंचुरी आएगी। तो उसमें कौन सा लड़ा है, बैटल ऑफ समूगढ़ जो लड़ा गया था वो 16th सेंचुरी में लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन, शाहजहां के मरने के बाद ये मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन था और इसलिए ये जो हुआ था वो शाहजहां की मृत्यु के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 से इनमें से क्या संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। सीज ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की घेराबंदी, किंतूर का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ किंतूर, बैटल ऑफ नजफगढ़ या फिर कानपुर की घेराबंदी। 57 में कौन सी चीज नहीं हुई थी ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो बैटल ऑफ किंतूर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये 1858 में हुआ था, 1857 में नहीं हुआ था। 1857 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कई लोग इसको एक आर्मी म्यूटिनी यानी कि सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। सैनिकों का द्वारा किया गया विद्रोह या दगा जो है, विद्रोह किया गया है, राजद्रोह किया गया है, वो इसको देखते हैं। कई लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह भी देखते हैं। आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं कि 1857 का युद्ध क्या था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो घेराबंदी करी थी, बैटल्स लड़े थे, उनमें से कौन सा उन्होंने नहीं जीता था आपको बताना है। वैसे तो ज्यादातर वो जीतते ही थे, कौन सा उन्होंने नहीं जीता था। गुजरात का बैटल, मुल्तान का जो घेराबंदी थी, आगरा का बैटल या फिर अलीवाल का बैटल, आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं जीता था। तो ये सारे ही उन्होंने जीते थे क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश के पास काफी अच्छी मिलिट्री थी। देखिए ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन क्योंकि वो अपने देश से बहुत दूर थी तो क्वीन विक्टोरिया ने उनको आर्मी मेंटेन करने की भी, अपनी प्राइवेट आर्मी मेंटेन करने की भी परमिशन दे रखी थी। तो भारत में जो इनिशियली अगर हम देखें
17th 18th सेंचुरी में, यानी कि कुल मिला के 1857 तक, 1858 में गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उससे पहले तक जितनी भी मिलिट्री थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, और बाद में फिर उसको टेक ओवर कर लिया गया था ब्रिटिश क्राउन द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश के जो सक्सेस हुआ था, ब्रिटिश ने इतना सारा सक्सेस कैसे लिया भारत में, तो एक तो इनकी प्रोफेशनल आर्मी थी, ये पैसे देते थे, सैलरीज देते थे, ऐसा नहीं है कि आपको जागीर दे दी, लैंड दे दी। दूसरा, इनके पास ट्रेंड लीडरशिप थी, बहुत सारे अच्छे, जो रॉबर्ट क्लाइव थे या फिर आर्थर वेलेस्ली थे, ये सारे अच्छे, कहने का मतलब इनको ये नहीं कि इन्होंने काम अच्छे किए थे, लेकिन ये अपने काम में बहुत अच्छे थे। जैसे इनको अगर लड़ाई करनी है तो ये लड़ाई की प्लानिंग में बहुत अच्छे थे। और साथ में जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी नहीं थी। तो यहां पे क्या है, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होती थी। यही अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच की जो थी वो पब्लिक यानी कि सरकारी कंपनी थी, तो यहां पे डिसीजन मेकिंग काफी कम होती थी। तो ये भी एक रीजन है इनके जीतने का। चौथा रीजन इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा रिलीजियसली, मतलब रिलीजियस एंगल्स पे ध्यान नहीं देते थे। जैसे फ्रेंच या पोर्टुगीज थे तो वो जबरदस्ती कन्वर्ट कराते थे लोगों को, तो इसलिए जो लोकल रूलर्स थे वो उनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन इंग्लिश ने इस चीज को ध्यान में रखा था कि हमें बहुत ज्यादा मिशनरी एक्टिविटीज नहीं करनी है। बाद में वो मिशनरी एक्टिविटीज करने लगे थे, इनिशियली वो नहीं करते थे। तो ये सारे रीजंस हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी के, या उत्तराखंड के, या फिर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो किंगडम ऑफ मैसूर है, यानी कि मैसूर का जो साम्राज्य है, उससे जो रिलेटेड आपको युद्ध या घेराबंदी बतानी है, कौन सा है। तो डीग फोर्ट की घेराबंदी, दिल्ली की घेराबंदी, सिट्टी मुमगुलुम की बैटल, या फिर श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। ठीक है, तो इसको जीता किंगडम ऑफ मैसूर ने था। देखिए, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे, तो उसमें कई सारे बैटल्स मैसूर ने जीते थे, कई सारे बैटल्स इंग्लिश ने जीते थे। तो दिए हुए में से कौन सा बैटल जो है वो किंगडम ऑफ मैसूर ने जीता था। तो अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ सिट्टी मुंगुलुम जो है वो मैसूर के किंग्स ने जीता था, इसलिए सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इनकरेक्ट आपको चुनना है। 1857 की क्रांति के बाद, तो इसमें रिलेटेड लीडर्स आपको बताने हैं कि कौन सा लीडर था, वो कहां था। तो फैजाबाद में मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला थे, फारुखाबाद में आपको नवाब तफजल हुसैन मिलेंगे, संबलपुर में सुरेंद्र साई मिलेंगे, और मथुरा में आपको नारायण सिंह जी मिलेंगे। इसमें से गलत आपको चुनना है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि नारायण सिंह जी रायपुर में थे। ठीक है, ये रायपुर में 57 की क्रांति में थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि उड़ीसा के अंदर जो अकाल आया था, फेमाइन आया था 1866 से 67 के बीच में, उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई थी। तो कौन सी कमीशन ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया था, आपको बताना है। तो स्ट्रैचे कमीशन, कैंपेल कमीशन, स्मिथ कमीशन, या लायल कमीशन, आपको बताना है इसमें से कौन थी। तो ये कैंपेल कमीशन थी जिसने इसका स्टडी करी थी और इस पर अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। एक तरफ आपको ब्रिटिश ने जो एक्ट्स किए थे वो, और दूसरा वो कौन से वाइसरॉय के अंदर हुए थे वो बताना है। तो बर्मा का जो पूर्ण विलय है, एनेक्सेशन है, वो लॉर्ड लिटन के अंदर हुआ था। मणिपुर का जो एनेक्सेशन है वो लैंसडाउन के अंदर हुआ था। तिब्बत का जो विलय है वो कर्जन के अंदर हुआ था। और एनेक्सेशन भूटान का अगर हम देखें तो लॉरेंस के अंदर हुआ था। इसमें से नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो अगर हम बर्मा की बात करें तो बर्मा का जो एनेक्सेशन हुआ था वो लिटन के अंदर नहीं, डफरिन के अंदर हुआ था। ठीक है, और डफरिन ही थे जिनके टाइम पे जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनाई गई थी 1885 में। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन के अंदर जो 1904 में जो मिशन गया था, यंग्स हस्बैंड मिशन गया था, ये सब चीजें पिछले सालों में पूछी हुई हैं, इसलिए मैं आपको अलग तरीके से, मतलब अलग करके उनको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि लॉर्ड मिंटो के अंदर क्या चीज नहीं हुई थी। ठीक है, वो उनके जो डेलीगेशन था, कौन सा डेलीगेशन लॉर्ड मिंटो के अंदर नहीं आया था। बहुत सारे डेलीगेशन आते रहते थे। तो अल्पाइन स्टोन डेलीगेशन, मैल्कम डेलीगेशन, कर्क पैट्रिक डेलीगेशन, या डेविड सेटन डेलीगेशन, आपको बताना है कौन सा लॉर्ड मिंटो के अंदर नहीं आया था। तो अगर हम देखें कर्क पैट्रिक डेलीगेशन नहीं आया था, वो किसके अंदर आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर आया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर आया था। आप मुझे बताएंगे कर्क पैट्रिक डेलीगेशन आया किस लिए था, इसका जो सब्जेक्ट था, मतलब ये किस मुद्दे पे आया था, वो आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, और बाकियों को भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नॉट करेक्टली, गलत तरीके से आपको पूछा है। एक तरफ आपको मूवमेंट या आंदोलन बता रखे हैं, दूसरी तरफ उनका जो रीजन था, यानी कि जहां वो हुए थे। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में, अवरीपुरम जो है केरला में हुआ था, जस्टिस पार्टी मूवमेंट मद्रास
मद्रास में और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में हुआ था। कौन सा इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताना है। तो ये सभी सही तरीके से मैच्ड, इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सारे ही जो मूवमेंट थे बेसिकली दलित अपलिफ्टमेंट के लिए ये मूवमेंट किए गए थे, यानी कि दलितों के उन्मूलन के लिए, गरीबी हटाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, टेम्पल एंट्री मतलब उनकी जो कास्ट की वजह से टेम्पल में एंट्री नहीं होती थी, या पानी वाटर जो वेल में होता था उनको नहीं लेने दिया जाता था, या जो पब्लिक प्लेसेस थी उनको एक्सेस नहीं थी। तो इन सब के खिलाफ ये सारी मूवमेंट्स हुई थी। जनरली ये तो साउथ की मूवमेंट्स है और ये महाराष्ट्र की मूवमेंट है। अगला देख लेते हैं, जो स्वदेश बांधव समिति थी उसका गठन कौन से वर्ष में हुआ था ये आपको बताना है, और उसके संस्थापक कौन थे उनका नाम आपको बताना है। तो 1906 में जगह और वर्ष दोनों आपको बताना है। तो 1906, 1905, बरिसाल ढाका, चापेकर ब्रदर्स, अश्वनी कुमार दत्त। तो ये जो स्वदेश बांधव समिति थी अश्वनी कुमार दत्त ने बनाई थी, ठीक है। और ये कहां बनाई थी? बरिसाल में 1905 में बनाई थी बी। तो ये ठीक है स्वदेश बांधव कमेटी। देखिए जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हमने एक चीज करी थी, वॉलंटियरी कॉप्स, यानी कि जो हम स्वयं सेवा देने के लिए, वॉलंटियर करने के लिए हमने समितियां बनाई थी, कॉप्स बनाई थी। कॉप्स बेसिकली क्या होते हैं? छोटे छोटे गुट होते हैं जिनको कुछ एक काम दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो वॉलंटियरिंग कॉप्स थी उसको बनाया था स्वदेश बांधव समिति, नाम था उसका अश्वनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो आत्म उन्नति समिति है उसको किसने फाउंड किया था, उसकी स्थापना किसने करी थी, और आर्य बांधव समाज की स्थापना किसने करी थी? नाम आपको बताना है। ज्ञानेंद्र नाथ बोस, चंद्रशेखर आजाद, विपिन बिहारी गांगुली और बाल गंगाधर तिलक। इनमें से आपको पहचानना है आत्म उन्नति समिति और आर्य बांधव समाज। तो जो आत्म उन्नति समिति थी विपिन बिहारी गांगुली ने किया था, और जो आर्य बांधव समाज था वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। देखिए तिलक ने आर्य समाज के लिए काफी सारा काम किया था। इन्होंने आर्टिक द होम ऑफ वेदास और आर्यंस और ये सब भी किताबें इन्होंने लिखी थी, तो इनकी किताबें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि करेक्टली आपको मैच करना है। एक तरफ अधिनियम यानी कि एक्ट्स दे रखे हैं और इवेंट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ कौन से वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे उस समय। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था लॉर्ड विवेल के अंदर आया था, साइमन कमीशन लॉर्ड लैंसडाउन के अंदर आई थी, अगस्त डिक्लेरेशन निर्णित लोग के अंदर हुआ था, और कैबिनेट मिशन प्लान जो है लॉर्ड इरविन के अंदर आया था। आपको बताना है इसमें से करेक्टली कौन सा मैच्ड है। तो इसमें से अगर हम देखें तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर अगस्त डिक्लेरेशन जो हुआ था लॉर्ड लिनलिथ ग्लो के अंदर हुआ था, तो माफ कीजिएगा इसका आंसर डी भी सी भी नहीं होगा, इसका नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सभी गलत हैं। देखिए अगस्त डिक्लेरेशन और अगस्त ऑफर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त ऑफर जो है वो लॉर्ड लिनलिथ गो के अंदर आया था, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में आया था, और अगस्त ऑफर 1940 में आया था। डिक्लेरेशन जो है लॉर्ड मॉन्टेग के अंदर आया था। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो इरविन के अंदर आई थी। एज ऑफ कंसेंट की अगर हम बात करें तो लैंसडाउन के अंदर हुआ था, और कैबिनेट मिशन प्लान जो है वेवल के अंदर आया था। तो ये सभी जो है गलत दे रखे हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या है, जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसको रेगुलेट किया था। साइमन कमीशन ने क्या किया था, 1928 में ये भारत में आए थे। इन्होंने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भारत में हो रहे थे उनके ऊपर इन्होंने चर्चा करी थी कि कितना है क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसका प्रावधान दिया हुआ था। अगस्त डिक्लेरेशन में क्या बोला था मॉन्टेग ने, 1917 में डिक्लेरेशन हुआ था कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें भारतीयों की ज्यादा भागीदारी, पार्टिसिपेशन होगा, और साथ में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की हम स्थापना करने की बात करेंगे। मतलब जो स्वराज की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया था। और अगस्त ऑफर में अलग चीज हुई थी। चलिए बताइए अगस्त ऑफर में क्या प्रोविजंस थे। अगस्त ऑफर्स के प्रोविजंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन सा इनमें से किया गया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट, शारदा एक्ट, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, या अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट, यानी कि शारदा अधिनियम, सती प्रथा का उन्मूलन और दास प्रथा का प्रतिबंधन को क्या हुआ था इसमें सबसे पहले बताइए। तो अगर हम देखें तो इसमें अबॉलिशन ऑफ सती सबसे पहले हुआ था और 1829 में हो गया था, जबकि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है 1843 में हुआ था। शारदा एक्ट 1930 में आया था, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। ठीक है, तो ये सती प्रथा को खत्म करने वाले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक थे जिन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा करी थी, और इनके साथ कौन जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन रॉय जी इनके साथ जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ आपको समाचार पत्र देख रखे और दूसरी तरफ उनके संस्थापक आपको बता रखे। करेक्टली मैच्ड आपको हमें बताना है। तो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर द्वारकानाथ विद्याभूषण करते थे, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ब्रह्मबंध उपाध्याय करते थे, ट्रिब्यून जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर करते थे, टैगोर या ठाकुर भी बोलते हैं, संध्या न्यूज़पेपर जो है दयाल सिंह मजीठिया करते थे। बताइए करेक्टली कौन सा मैच्ड है? तो पहला वाला करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि जो इंडियन मिरर था वो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी का या टैगोर जी का था। ट्रिब्यून न्यूज़पेपर अगर हम देखें दयाल सिंह मजीठिया जी का था, और संध्या न्यूज़पेपर जो है ब्रह्मबंध उपाध्याय जी का
था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से आपको रिवर पूछी हुई है, जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आपको इसमें से गलत चुनना है कौन सा है। तो कृष्णा नदी पे आपको श्रीसाइलम मिलेगा, ब्यास नदी पे आपको देहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिलेगा, सोन नदी पे आपको बंग सागर मिलेगा और सतलुज नदी पे आपको नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिलेगा। तो इसमें से कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे सही तरीके से इसमें मैच्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नेशनल हाईवे जो बिहार से पास होता है वो आपको बताना है कौन सा होता है। NH41, NH319, NH147, NH151, बताइए। तो अगर हम देखें तो 319 वाला जो है बिहार से पास होता है, बाकी ये जब सारे हैं ये गुजरात से आपके पास होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले देख लेते हैं जो जल मार्ग होते हैं, हमारे वाटरवेज होते हैं, उनके बारे में। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा वाटरवे जो है बिहार के राज्य से गुजरता है, और दूसरा कौन सा इनमें से जो नेशनल वाटरवे 4 के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा राज्य 4 के अंदर अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको बताना है नंबर 4, 3, 2, 1 कौन सा बिहार के अंदर से निकलता है, और वाटरवे नंबर 4 जो है नेशनल वाटरवे उसमें कौन नहीं आता, आंध्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका कौन नहीं आता। तो अगर हम बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 जो है गंगा वाला जो वाटरवे है उसमें जो है बिहार से वो गुजरता है, और दूसरा जो है कर्नाटका नेशनल वाटरवे नंबर 4 में नहीं आता। कौन कौन आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडुचेरी आता है, ठीक है, पुडुचेरी या पौंडीचेरी भी इसको बोलते हैं। देखिए भारत में टोटल 111 वाटरवेज जो हैं वो रिकॉग्नाइज की गई हैं, और वाटरवेज क्या है, इनलैंड भी है इसमें और जो कोस्टल वाटरवेज हैं वो भी हैं इसमें। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें, मतलब जो इनएक्सेसिबल एरियाज है जहां पे रोड्स नहीं बन सकते वहां पे जाने में मदद कर सकता है। दूसरा एनवायरमेंटली ये बड़ा क्लीन है, मतलब पानी के बहाव से ही जो नाव है वो चलती है, ट्रेन और बसेस की तरह उसमें पेट्रोल और ये सब कम फूकना पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पर यूनिट कॉस्ट अगर हम देखें तो वो भी बड़ी कम है। जैसे अगर हम बात करें रोड की जो कॉस्ट है वो 2.5 रुपए पर किलोमीटर आती है, रेल की जो कॉस्ट है वो करीबन 1.5 रुपए पर किलोमीटर आती है, लेकिन वाटरवेज की 50 पैसे पर किलोमीटर में ही आपका काम चल सकता है। तो ये काफी ज्यादा इकोनॉमिक भी है, इसलिए हमें इसका प्रमोशन करना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है रिवर सिस्टम के बारे में जिसकी लंबाई सबसे कम है भारत में, कौन सी है वो, नर्मदा, तापी, कावेरी, महानदी, कौन सी है बताइए। शॉर्टेस्ट लेंथ इंडिया में कौन सी है, तो अगर हम देखें दिए हुए ऑप्शन में से तापी की सबसे छोटी लेंथ है भारत में, ये 724 की ही है। अगर नर्मदा की देखें तो 312 है, कावेरी की देखें तो 805 है, और अगर हम महानदी की देखें तो 851 है, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछा नर्मदा की जो नदी है वो कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है, नहीं पूछा है। और कृष्णा की जो नदी है वो कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आपको इसमें से पहचानना है। तो अगर हम देखें तो नर्मदा छत्तीसगढ़ से होकर नहीं निकलती है, नर्मदा बेसिकली गुजरात, राजस्थान, एमपी यहाँ के आसपास बहती है, छत्तीसगढ़ ईस्ट में हो जाता है। और जो कृष्णा रिवर है वो आपको केरल में नहीं मिलेगी, कृष्णा रिवर आपको बेसिकली आंध्रा, तेलंगाना इस वाले एरिया में मिलेगी। आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कावेरी रिवर की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है, नॉट आपको पूछिए, और यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है इसमें आपसे पूछिए। तो हिंडौन, हेमावती, कपिला, बेतवा, लक्ष्मण, काबिनी रिवर, केन रिवर और लोक पावनी रिवर और चंबल रिवर, बताइए। तो अगर हम बात करें हिंडौन रिवर जो है वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, और हेमावती रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो अलकनंदा है धौलीगंगा से मिलती है, वो एक जगह पे मिलती है, उसका नाम आपको बताना है। और साथ में अलकनंदा रिवर जब मंदाकिनी से मिलती है तो वो कौन सी जगह है, उसका नाम आपको बताना है। तो ये बेसिकली पंचप्रयाग जो है उनमें आपको अलकनंदा निकलती है और अलग अलग नदियों से मिलती है, और ये जो मिलन के स्थान है इनको हम प्रयाग बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 5 प्रयाग है, ठीक है। फाइनली गंगा हमें कहां मिलती है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग, ठीक है। वहां पे हमें गंगा जी मिल जाती है, उससे पहले अलकनंदा अलग आती है, भागीरथी जी अलग आती है। तो आपको बताना है अलकनंदा जहां धौलीगंगा से मिलती है उस जगह को विष्णुप्रयाग बोलते हैं, और अलकनंदा जहां मंदाकिनी से मिलती है उसको हम रुद्रप्रयाग बोलते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, गलत आपको चुनना है, इसमें से आपको दर्रे दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके वो कहां पे ले जाते हैं वो। तो जलेपला पास जो है आपको चुंबी वैली से वो निकलता है, चांगला पास जो है आपको लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, लिपुलेख पास जो है मानसरोवर के जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको ले जाने के लिए काम में आता है, और पीर पंजाल जो है कश्मीर वैली को कारगिल से कनेक्ट करता है। इसमें से आपको गलत विकल्प चुनना था, तो कौन सा है, तो डी वाला है, पीर पंजाल कश्मीर को कारगिल से जोड़ने काम नहीं आता। ये कौन सा आता है, पेंसिला पास, ठीक है, पेंसिला दर्रा जो है वो काम आता है। पीर पंजाल तो पास बेसिकली आपको पीर पंजाल रेंजेस में मिलेगा जो कि थोड़ा साउथ में आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में लगाना है, बड़े से घटते क्रम में आपको लगाना है एरिया के हिसाब से। तो इंदिरा सागर लेक जो है लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश की, पैंगोंग लेक है आपकी लार्जेस्ट लद्दाख की, सरदार सरोवर की अगर हम बात करें
तो वो लार्जेस्ट है गुजरात की। नागार्जुन की बात करें तो लार्जेस्ट है आंध्र की। तो आपको इसमें से चुनना है कौन सा गलत ऑप्शन है, वो आपको चुनना है। तो अगर हम देखें तो नागार्जुन सागर जो लार्जेस्ट है वो आंध्र प्रदेश की नहीं है, नागार्जुन सागर लेक जो है तेलंगाना की आपको मिलेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बिसलपुर डैम कौन सी नदी पे बनाया हुआ है और कृष्णराज सागर डैम कौन सी नदी पे बनाया हुआ है। पहचानना है, बानस, कृष्णा, कावेरी या बराकर, आपको पहचानना है इनमें से। तो बताइए। तो अगर हम इसमें देखें तो जो आपको बिसलपुर डैम मिलेगा वो आपको बानस रिवर पे मिलेगा और कृष्ण राज सागर डैम आपको कृष्णा रिवर पे मिलेगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प आपको करेक्ट चुनना है इसमें। तो बिहार जो है भारत का तीसरा लार्जेस्ट गुआवा यानी कि जो अमरूद का उत्पादक है। बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा आम का उत्पादक है। बिहार चौथा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और सबसे दूसरा जो है मटर यानी कि पी का उत्पादक है, आपको बताना है। तो जो करेक्ट है इसमें से ए वाला है। तो बिहार जो है गुआवा में अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे आता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि रैंक अगर हम देखें बिहार की हनी के प्रोडक्शन में यानी कि शहद के उत्पादन में तो वो कितनी है, और अगर हम वेजिटेबल के प्रोडक्शन में देखें सब्जियों के उत्पादन में तो वो कितनी है। तो अगर हम देखें दोनों में ही इसकी चौथी रैंक है, इसलिए नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो टॉप 3 गार्नेट प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनमें कौन सी कंट्री नहीं आती है, ये आपको बताना है। और यूरेनियम प्रोडक्शन जो होता है टॉप 3 कंट्रीज में उनमें किसका नाम नहीं आता है वो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, चाइना, कनाडा, इंडिया, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम टॉप 3 गार्नेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो उसमें इंडिया नहीं आती, और यूरेनियम प्रोडक्शन में बात करें तो वेनेजुएला नहीं आता। वेनेजुएला क्या प्रोड्यूस करता है, पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ओपेक का भी ये पार्टनर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था उसका ईयर आपको पूछ रहा है, डेट आपको पूछ रहा है। गंगा स्मार्ट सिटी आपको कौन सी डेट को लॉन्च की गई थी वो आपको बताना है। 1 जुलाई 2016, 13 अगस्त 2016, 2 जुलाई, 1 जुलाई, पहचानना है आपको, पहचानिए। तो अगर हम देखें तो नमामि गंगे 1 जुलाई 2016 को आया था, जबकि गंगा स्मार्ट सिटी 13 अगस्त 2016 को आई थी। ये है क्या, बेसिकली हमारी जो गंगा नदी है ये एक जीवनदायिनी नदी है, और लेकिन ये बहुत सारे टाउन से और डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है, काफी लंबा ये बहती है। तो इसमें जो पॉल्यूशन की मात्रा है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसमें जो फ्लो है बिकॉज ऑफ बहुत सारे बांध हमने बना दिए हैं वो भी कम हो गया, और जितना भी फ्लो बचा है वो भी बहुत ही गंदा पानी है, पीने का पानी इसमें नहीं है। जबकि पहले के जमाने में गंगा जी को बहुत शुद्ध माना जाता था, वो पाप धोने वाली नदी मानी जाती थी। तो इसके निर्मल और अविरल धारा बनाने के लिए, निर्मल और अविरल धारा बनाने के लिए गंगा जी को वापस ये सारे प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं आफ्टर 2014। अगर हम देखें नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल है, और समानता के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता के लिए कौन सा है। 16, 18, 17, 14 बताइए। तो अगर हम देखें 14 इसके इक्वालिटी और बिफोर लॉ के लिए है, और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए 17 है। अगर हम 18 की बात करें तो 18 का क्या है, ये टाइटल्स का अबॉलिशन करता है। जो हेरिडेटरी टाइटल्स होते थे जैसे राय बहादुर, साहब बहादुर, ये सारे जो टाइटल्स होते थे इनका वो अबॉलिशन करता है। और अगर हम 16 की बात करें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की ये बात करता है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि जो रेसिडेंस है यानी कि किसी जगह का वो व्यक्ति रहने वाला होना चाहिए, वो कंडीशन कौन डाल सकता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट डाल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, उनसे कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद जुड़ा हुआ है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, आपको पहचानना है। तो ये आर्टिकल 149, 48, 65, 64, 78, 76 आपको बताना है। तो बी वाला हो जाएगा। जो स्कैग है वो क्या है, बेसिकली जो हमारा फिस्कल फेडरलिज्म है यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की उसको बना के रखते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, जो अगर किसी राज्य का कोई भी मामला है जो राज्य सरकार लड़ रही है, चाहे वो केंद्र से लड़ रही है, किसी व्यक्तिगत आदमी से लड़ रही है, व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल से, तो जो राज्य को रिप्रेजेंट करता है वकील उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ऐसी जो इंडिया की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं भारत के किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्टली आपको बताया, एक तरफ पार्ट आपको दे रखे हैं, दूसरी तरफ उस पार्ट में क्या है। तो पार्ट 4 में आपको नीति निर्देश मिलेंगे, डीपीएसपीज मिलेंगे। पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 19 में आपको आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की प्रोविजन मिलेंगे। 20 में संविधान का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट आपको मिलेगा। नॉट करेक्ट कौन सा है, तो इसमें से सी वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी के जो प्रोविजन हैं आपको ये पार्ट
19 में नहीं, पार्ट 18 में मिलेंगे। चलिए बताइए पार्ट 19 में आपको क्या मिलेगा, ये आपको ऑप्शन बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत सारी हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, आंसर राइटिंग के लिए भी चल रही है, डेली क्विज भी हमारे चल रहे हैं। तो आप फ्री वाला तो बिल्कुल ज्वाइन ही कर लीजिए, फ्री वाले में कुछ भी नहीं लग रहा, आपको वीडियो देखनी है बस और कुछ नहीं करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकाउंटेबिलिटी अपनी रखनी है और साथ में आपको अगर इवैल्यूएशन चाहिए अच्छे टीचर्स से, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप की जानकारी भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो बतानी है, इनकरेक्ट आपको बतानी है। कुछ हमने चीजें ली हैं, कुछ कहीं से क्या कौन सी ली है वो बतानी है। तो आयरलैंड से हमने बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसंसदवाद लिया है, यूएस से हमने न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू लिया है, माफ कीजिए, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ली गई है। ये आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो ये ए वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि द्विसंसदवाद जो सदनवाद माफ कीजिएगा बाइकैमरलिज्म हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश से हमने ये लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन सा जो है राज्य नहीं आता है, और साथ में ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन सा राज्य नहीं आता है, ये आपको पहचानना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बताइए। तो अगर हम देखें तो नन ऑफ द अबव, ये सारे ठीक हैं, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो जोनल काउंसिल्स हैं ये क्या है, जोनल काउंसिल्स कब बनाई गई थी, जब आपका 1953 में फजल अली कमीशन आया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था। उसके बाद 1956 में क्या आया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। यहाँ पे लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के बेसिस पे ब्रॉडली जो है भारत के राज्यों को बांटा जा रहा था। लेकिन जितने ज्यादा राज्य होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रीजनलिज्म की भावना यानी कि क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस भावना को कम करने के लिए और साथ में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, और साथ में जो चैलेंजेस है इंडिया के डेवलपमेंटल, जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, तो क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कश्मीर की बात करें और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की प्रॉब्लम सेम नहीं है। तो अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली में बैठ के सारी चीजें बना रही है तो जनरली क्या होता है, ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन उनका बड़ा खराब होता है। इसलिए हमने क्या किया, भारत के जो है जोन बांट दिए इस तरीके से। अगर हम माफ कीजिएगा, अगर हम इस तरीके से भारत को बनाए तो भारत कुछ इस तरीके से है, तो हमने इसके जोन बांट दिए, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन, ठीक है। तो इसमें अच्छा एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो है उनके लिए सेपरेट काउंसिल एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट, जो कब आया था, 1971 में आया था। तो जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे जितने भी, असम, मणिपुर, मेघालय, ये सब जो है ये आपको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट में मिलेंगे, जबकि बाकी सारी काउंसिल्स हमें कहां मिलेंगी, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि सिंधी लैंग्वेज को कौन से अमेंडमेंट से, संशोधन से ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में, ये आपको बताना है। और वो 15वीं भाषा बननी थी, तो आपको बताना है 21वां, 22वां, 23वां, 24वां किससे किया था। तो अगर हम देखें तो 21st यानी कि 21वें अधिनियम, संशोधन अधिनियम से 1967 में इसको ऐड किया गया था। अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, अगर हम बात करें भारत के संविधान में, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें पार्ट 17 में दे रखी है, 17वें भाग में दे रखी है, जिससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल अगर हम भाषाएं देखें 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में, तो वहां पे टोटल आपको 22 मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ओरिजिनल कितनी थी, यानी कि पहले जब संविधान बना था तब कितनी थी, तब इसमें हमारी 14 भाषाएं थी। लेकिन उसके बाद कौन कौन से अमेंडमेंट से ये बाकी की जो 7 भाषाएं, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं। तो अगर आपको जो 3 मेजर अमेंडमेंट याद करने हैं, वो 21st अमेंडमेंट याद करना है जो 67 में आया था, उसके बाद 71st अमेंडमेंट याद करना है जो 1992 में आया था, और उसके बाद 92nd अमेंडमेंट याद करना है जो 2004 में आया था, ठीक है। यहां से बेसिकली उड़िया को जोड़ा गया था। तो आप मुझे बताएंगे कि 21st से 71st से और 92nd से ये कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, इनको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत मैच है, आपको बताना है कि जो मैक्सिमम एज आपको बता रखी है वो आपको बताना है। तो मैक्सिमम एज चीफ जस्टिस बनने की सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की यानी कि जज बनने की 65 साल है मैक्सिमम। और मैक्सिमम अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो 65 है, और चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो भी 65 है। तो कौन सा इनमें से सही विकल्प नहीं है। तो अगर हम देखें इसका आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी ठीक है। जो सुप्रीम, अब जो हाई कोर्ट के जजेस की एज लिमिट है वो 62 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी कि केंद्र में जितनी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनका जो एज है वो 65 साल ही है। इन दोनों के लिए 65 साल या 6 साल की अवधि
पूरी हो जाए इनकी तो इनको रिटायर होना पड़ता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, इसमें से पूछा हुआ है कि फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस 21 जनवरी को कौन से राज्य का नहीं होता है, माफ कीजिएगा, डू नॉट सेलिब्रेट पूछा हुआ है। और साथ में बिहार अपना स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट करता है वो आपको बताना है। तो 21 जनवरी को किसका नहीं होता है? 21 जनवरी को सिक्किम का नहीं होता है और बिहार जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट करता है। अगर हम बात करें 2021 में जो बिहार डे मनाया गया था उसकी जो थीम है वो क्या है? जल जीवन हरियाली। ठीक है, जल जीवन हरियाली इसकी थीम है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट जो है किसका शपथ ग्रहण नहीं करवाते, कौन जो है ओथ नहीं लेता प्रेसिडेंट के अंदर? तो अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के सदस्य और चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो बताइए इसमें से, तो कोई भी इनमें से प्रेसिडेंट के अंदर जो है ओथ नहीं लेता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अमेंडमेंट यानी कि जो संशोधन हुआ था वो बताना है, जिससे जो लोकसभा है हमारी उसमें जो सीट्स है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो 31, 32, 33 या फिर 34वां संशोधन। अगर हम देखें तो ये ए है, 31st अमेंडमेंट एक्ट है जो 72 में नहीं आया था, 1973 में आया था। इसको याद कर लीजिए आप, 1973 में ये एक्ट आया था, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है जो स्पेशल प्रोविजन देता है नागालैंड को और कर्नाटक के अंदर। अगर हम कर्नाटक को कौन सा जो है स्पेशल प्रोविजन देता है, कौन सा आर्टिकल आपको बताना, 371 ए, बी, एफ, जी, आई, जे कौन सा है? तो अगर हम देखें तो नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन देता है 71 ए, 371 ए और जो कर्नाटक को देता है 371 जे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थोड़े क्वेश्चन आ गए। अब आप नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बिना पॉलिनेशन के यानी कि बिना परागण या फिर निषेचन के, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के कौन से जो इसमें से फ्रूट्स हैं, जैसे कौन सा हार्मोन जो है वो ऑरेंज, लेमन और ग्रेप की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि पॉलिनेशन होगा या तो तब फिर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब रिप्रोडक्शन होगा, या फिर फर्टिलाइजेशन होगा तब होगा। तो इनके बिना रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ऑरेंज में, लेमन में और ग्रेप में, यानी कि संतरे में, अंगूर में, नींबू में और केले में। तो कौन सा हार्मोन इसके लिए यूज किया जाता है? गिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। बताइए, तो ऑक्सिन इसके लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। तो फॉर्मिक एसिड आपको चींटी के डंक में यानी कि स्टिंग ऑफ एंट में मिलेगा, सिट्रिक एसिड आपको लेमन फैमिली में, नींबू के फलों में मिलेगा, लैक्टिक आपको दही में मिलेगा और ऑक्सैलिक आपको स्पिनच यानी कि पालक में मिलेगा, पोपॉय द सेलर मैन की तरह। तो अगर हम देखें तो सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट आपको पूछा है कि कुछ करेक्टली आपको मैच करना है। एक तरफ आपको कुछ क्षारक दे रखे हैं यानी कि बेसिस दे रखे हैं और उनके स्रोत यानी कि सोर्सेज दे रखे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको क्लीनिंग एजेंट की तरह काम हो सकता है विंडो ग्लासेस में, उसमें मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लाइम वाटर में मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको सोप में यानी कि साबुन में मिलेगा। बताइए, तो अगर हम देखें इसमें से करेक्टली कौन सा है? बी वाला करेक्टली मैच्ड है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लाइम वाटर में मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको साबुन में, सोप में मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलेगा, जिसको एसिडिटी वगैरह ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, आप भी अगर बैठे बैठे थक जाते हैं, आपके पेट में गड़बड़ होती है, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लिया कीजिए, 25-25 मिनट पढ़ के 5-5 मिनट का ब्रेक ले लिया कीजिए, इस तरीके से भी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। अगला देख लेते हैं, कौन सा मेटल इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और सबसे कम रिएक्टिव है? कैल्शियम, सिल्वर, सोडियम, कॉपर, पोटेशियम, गोल्ड, मैग्नीशियम, मरकरी। पहचानना है आपको। तो पोटेशियम इसमें सबसे कम रिएक्टिव है और गोल्ड जो है इसमें सबसे माफ कीजिएगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। वैसे अगर हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वो कौन सा है? प्लैटिनम। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? दिए हुए ऑप्शंस में से तो ये था, लेकिन आपको बताना है कि वैसे सबसे ज्यादा कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि अगर हम नॉन मेटल की बात करें जो हमें द्रव्य अवस्था में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो कौन सा है? और साथ में जो गैसियस फॉर्म में मिलता है वो कौन सा है? आपको बताना है नॉन मेटल यानी कि कौन सी अधातु यानी कि नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड में मिलता है और कौन सा गैस में मिलता है, आपको पहचानना है। सेलेनियम, फास्फोरस, ब्रोमीन, जीनॉन, बोरॉन, सल्फर, फ्लोरीन, कार्बन, इनमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ब्रोमीन आपको जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और जीनॉन जो है आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा। दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो मेटल एलिमेंट्स होते हैं और एक नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। मेटल एलिमेंट जनरली आपको सॉलिड शेप में मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको लिक्विड शेप में भी मिलते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो आपको गैसियस, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा एक तरफ मेटल और दूसरे उनके अयस्क यानी कि ओर, और उसमें सही आपको पहचानना है। तो एल्यूमिनियम जो है डायस्पोर है, मैग्नीशियम में सिरुसाइट है, कॉपर में कार्नलाइट है और लेड में मैलेसाइट है। आपको करेक्टली इसमें से पहचानना है। तो इसमें ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, डायस्पोर। जबकि मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसमें कार्नलाइट हो जाएगा, कॉपर में बात करें तो मैलेसाइट हो जाएगा, और अगर हम लेड की बात करें तो सेरुसाइट हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आप जिप्सम को कितनी डिग्री तक हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए।
ठीक है, आपको बताना है। तो 180, 150, 125 या 100। तो अगर हम बात करें इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम हीट करते हैं जिप्सम को, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स उससे विस्थापित हो जाते हैं, लेकिन बाहर निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉट करेक्टली, यानी कि जो सही तरीके से मैच नहीं है वो आपको बताना है। तो रोज मेटल जो है आपको ऑटोमेटिक फ्यूजेस बनाने के लिए काम आता है, यानी कि स्वचालित फ्यूज। जर्मन सिल्वर आपको यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन में। मुंज मेटल आपको चीप ज्वेलरी यानी कि जो सस्ते आभूषण होते हैं। और कांसा जो है आपको कॉइन्स बनाने में काम आता है। नॉट करेक्टली बताना है। तो नॉट करेक्टली की अगर हम बात करें तो ये मूंज मेटल वाला, सी वाला, क्योंकि चीप ज्वेलरी बनाने के लिए डच मेटल यूज होता है, ना कि मूंज मेटल। ठीक है, चलिए बताइए मूंज मेटल किसके लिए यूज होता है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल किसमें होता है दिए हुए में से, और सबसे कम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल लोएस्ट इसमें से किसमें होता है, ये आपको मुझे बताना है। तो अगर हम देखें तो साइडर, रम, पोर्ट, वोडका, शैंपेन, विस्की, बियर और ब्रांडी। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो है वो आपको रम में मिलेगा और सबसे कम जो है वो आपको साइडर में मिलेगा। ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया था यहाँ पे, लेकिन ये आंसर इसका ए ही है। ठीक है, तो साइडर में सबसे कम मिलेगा, रम में सबसे ज्यादा मिलेगा। 80% तक इसमें जो है अल्कोहल कंटेंट मिलता है, और साइडर में अगर हम देखें तो 2 से 2.5% तक आपको मिलता है अल्कोहल कंटेंट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जॉर्ज पेलार्ड जो थे, जो साइंटिस्ट थे, एक जंत कोशिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा डिस्कवर किया था एनिमल सेल में, क्या चीज डिस्कवर करी थी उन्होंने एनिमल सेल में। तो राइबोसोम, डिक्टायोसोम, लाइसोसोम या फिर सफेरोसोम, आपको बताना है कौन सा इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि किसमें आपको आरएनए मिलेगा, आरएनए किसमें उपस्थित होता है, और साथ में कौन सी चीज है जो आरएनए और डीएनए दोनों से रिलेट करती है, ये आपको पहचानना है। तो आरएनए आपको कहां मिलेगा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, और साथ में आरएनए डीएनए से कौन सी चीज कॉमन है, यूरासिल, गुआनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, बताइए। तो अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म जो है वो उसमें आपको आरएनए मिलेगा। डीएनए कहां मिलता है आपको, डीएनए आपको न्यूक्लियस में जो जीन्स होते हैं वहां पे मिलता है, और आरएनए आपको साइटोप्लाज्म में मिलता है। साइटोप्लाज्म जो बाहर का तरलीय पदार्थ होता है, न्यूक्लियस से ऐसे इसकी संरचना होती है, न्यूक्लियस होता है बाहर, ये तरलीय पदार्थ होता है, उसको साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं। और आरएनए और डीएनए की अगर हम बात करें तो उसमें जो कॉमन है वो साइटोसाइन आपको मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं, नॉट करेक्टली आपको बताना है, गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको पौधे का नाम दे रखे हैं और उनके साइंटिफिक नाम दे रखे हैं। तो मैरुआना यानी कि गांजा को हम बोलेंगे कैनबिस सैटिवा, और उसके बाद रेजर पाइन को हम बोलेंगे फ्रॉम द रूट्स ऑफ रोफिल्विया। मतलब ये क्या चीज होती है, कहां से मिलती है, ये आपसे पूछा हुआ है कि मैरुआना जो है भांग से आपको बनाया जाता है, कैनबिस सैटिवा से बनाया जाता है। रेजर पाइन जो है वो जो रोवोल्फिया है उसकी जड़ों से, रूट से बनाया जाता है। अफीम जो है जो कच्चे फल होते हैं, पापावेर सोमनीफेरम के, उससे बनाया जाता है। कॉर्क जो है, कॉर्क का जो ओक का ट्री होता है उसकी छाल से बनाया जाता है, बार्क से बनाया जाता है। गलत आपको बताना है कौन सा है। तो ये सभी ठीक तरीके से हैं, जो भी चीजें दे रखी है वो इन्हीं चीजों से बनाई जाती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि किडनी स्टोन किसकी वजह से नहीं फॉर्म होता, पथरी की बीमारी किसकी वजह से नहीं होती। यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। तो अगर हम डी का आंसर देखें तो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट हो जाएगा, उससे किडनी स्टोन्स नहीं बनते। नेक्स्ट आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है, एक तरफ आपको खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाली बीमारियां आपको बता रखी हैं। तो जो फास्फोरस है उसकी कमी से आपके दांत और हड्डियां कमजोर होंगी। सल्फर की कमी से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, लो ब्लड प्रेशर की स्पेसिफिकली। क्लोरीन की वजह से एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी आपको। सोडियम की वजह से आपको थकान होगी, मतलब सोडियम के ना होने की वजह से थकान होगी। नॉट करेक्टली बताना है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये सल्फर से नहीं होता, बल्कि फास्फोरस की कमी से, अगर आपके अंदर पोटेशियम, माफ कीजिएगा, पोटेशियम की अगर आपके अंदर कमी है, फास्फोरस नहीं, पोटेशियम की अगर आपके अंदर कमी है तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेक्टली मैच पूछा हुआ है, एक तरफ खनिज तत्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके यूजेस दे रखे हैं। तो आयरन को किस लिए यूज होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोडक्शन करने में यूज होता है। फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के प्रोडक्शन में यूज होता है। और आयोडीन जो है बोन्स और टीथ की प्रोटेक्शन में यानी कि उनकी सुरक्षा में दांतों और हड्डियों की यूज होता है। आपको करेक्टली मैच बताना था, तो इसमें से सी वाला जो है करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि आयरन जो है वो, ये जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन यूज होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए आयरन यूज होता है, और जो प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स एंड टीथ है उसके लिए फ्लोरीन यूज होता है। ठीक है, आपने सुना होगा फ्लोरीन टूथपेस्ट है, फ्लोरीन बेस्ड टूथपेस्ट होते हैं दंत व्यंजन, तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे नॉट करेक्ट यानी कि गलत आपको विकल्प चुनना है कि क्या है इसमें। रिबोफ्लाविन की वजह से आपको चिलोसिस होगा, पेंथेनोइक एसिड की कमी की वजह से आपके सफेद बाल होंगे, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर,
पायरिडॉक्सिन की कमी की वजह से एनीमिया होगा, और थायमिन की कमी की वजह से स्किन डिसीज यानी कि चर्म रोग आपके होंगे। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो अगर हम देखें तो डी वाला नहीं है, थायमिन की वजह से स्किन डिसीजेस नहीं होते हैं, बायोटिन की कमी की वजह से आपको स्किन डिसीजेस फेस करने पड़ेंगे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ लेते हैं, जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल यानी कि किसका क्रांतिकी कोण सबसे बड़ा होता है। वाटर, डायमंड, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, आपको पहचानना है कौन सा इसमें से है। तो अगर हम बात करें, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा होता है, और वाटर का अगर हम क्रिटिकल एंगल देखें तो सबसे बड़ा होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे अगर हम एक इंटरफेस देखें, एयर है यहाँ पे और इसके नीचे वाटर है, तो अगर लाइट जो है जब इसमें से पास करती है, वाटर में से मान लीजिए एयर की तरफ जा रही है, तो वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है। ये नॉर्मल हो गया 90 डिग्री, तो ये सीधी अपनी लाइन पे नहीं जाती है, लाइन पे जाने की बजाय ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बेंड होती है लाइट कुल मिला के, ठीक है। और हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि वो वाला, जैसे मान लीजिए ये एक इंटरफेस है और ये एक एंगल है, तो ये इंसिडेंट, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको आई से डिनोट करते हैं हम। तो एक एंगल के बाद ये निकलता जाएगा, इस एंगल के बाद एक एंगल ऐसा आएगा जब ये बाहर नहीं निकलेगी लाइट, ये बेसिकली TIR हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वो एंगल जिसपे लाइट बाहर निकल जाए, TIR ना हो, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। वो सबसे बड़ा एंगल, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल, वो होता है। तो डायमंड और वाटर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा जो इसमें से कलर है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है यानी कि जो वेवलेंथ है वो 560 से 590 नैनोमीटर के अंदर होती है। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड आपको बताना है। तो ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि 570 से 590 के बीच में येलो लाइट की होती है। देखिए वेवलेंथ क्या होती है, अगर हम इसको इस तरीके से समझे, ये कुछ वेव फॉर्म इस तरीके से होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो ट्रफ्स या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ का जो संबंध होता है फ्रीक्वेंसी से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। मतलब एक तो हम ऐसे बात करें तो इस तरीके से मजे मजे में वेव चल रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर हम एक बात करें तो इस तरीके से चल रही है, जल्दी जल्दी चल रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि की जो गति है 25 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम आपको किस में मिलेगी, एल्यूमिनियम में, निकल में, ब्रास में या स्टील में। तो बताएं, तो इसमें ब्रास में सबसे कम मिलेगी, इसलिए आपको सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है, जो गलत आपको बताना है। तो टेलीस्कोप आपको गैलीलियो ने बनाया था, रेडियो आपको मार्कोनी ने, डायनामो माइकल फराडे ने, और रडार जो है रॉबर्ट वॉटसन ने। नॉट करेक्टली आपको मैच पूछा है, तो ये सभी सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे टेलीस्कोप के बारे में आपको पता है कि दूर की जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हम करते हैं। रेडियो वेव्स पे चलता है। डायनामो क्या करता है, डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और रडार क्या करता है, स्वीपिंग यानी कि मॉनिटरिंग के काम रडार आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि 1 पिकोमीटर और 1 फर्मीमीटर, क्या आपको वो बताना है कि कितना है वो, 10 टू द पावर कितनी रेज करेंगे तो फर्मीमीटर बनता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें 10 टू द पावर -12, 15, 16, इसमें से आपको पहचानना है कौन सा है। तो अगर हम देखें, जो फर्मीमीटर होता है 10 टू द पावर -15 होता है, और पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 होता है, इसलिए इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार बजट से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, वो पूछ लेते हैं। आपको पूछ रहा है कि जो रेवेन्यू सरप्लस है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021 में अगर हम देखें तो जो राजस्व बचत है 2021-22 में, वो कितनी एस्टिमेटेड है, परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, यानी कि जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो होता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके कितने परसेंट आपको रेवेन्यू सरप्लस है 21-22 में। और साथ में जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा, वो कितना परसेंटेज है जीएसडीपी के, वो आपको बताना है। बिहार 21-22 में अनुमानित कितना है वो आपको बताना है, एस्टिमेटेड। तो 1.21, 2.97, 1.22, 23, 24, इस तरीके से आपको एग्जैक्ट फिगर अगर याद नहीं है तब तक इसको आप नहीं कर सकते। तो जो टोटल रेवेन्यू सरप्लस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ 1.21 है, और टोटल फिस्कल डेफिसिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, वो आपका 2.97 मिलेगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप एग्जाम से पहले जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको पिक्स शेयर करते हैं, वो फ्री आपको अवेलेबल होती है, उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। वहां पे पिक्स हम डालते रहते हैं, तो उससे आपका तुरंत भी रिवीजन हो सकता है उसी सुबह, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो अब पैसे हैं टोटल मैक्सिमम अमाउंट जो है किससे लेता है बिहार अपना 21-22 में, अगर हम देखें तो किससे सबसे ज्यादा पैसा बिहार ने कमाया, पब्लिक डेट से यानी कि लोक ऋण से, स्टेट के खुद के राजस्व से यानी कि टैक्स रेवेन्यू से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, या फिर लोन या फिर ऋणों की वसूली से। बताइए इसमें से किससे सबसे ज्यादा पैसा आया। तो देखें तो
स्टेट का जो खुद का राजस्व है उसमें सबसे ज्यादा पैसा, उससे सबसे ज्यादा पैसा बिहार के पास आया है। 16.04% के आसपास ये है। अगला देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो बिहार की जो सरकार है वो सबसे कम खर्चा किस पे करती है। आपको बताना है 21-22 में सबसे कम खर्चा इकोनॉमिक सर्विसेज यानी कि आर्थिक सेवा, लोन टू पब्लिक यानी कि लोक ऋण, लोन्स एंड पेंशन यानी कि पेंशन और ऋण, ग्रांट्स एंड शेयर्स यानी कि सहायता, अनुदान और अंशदान। तो किसमें सबसे कम होता है, तो वो ग्रांट्स, एड्स और शेयर्स में होता है। सबसे कम बिहार का खर्च सरकार जो है पैसा खर्च करती है उसमें। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर हम क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो इसमें बिहार में ऑन एन एवरेज कितने क्वारंटाइन सेंटर हुए बिहार के बजट में जो बताया हुआ है, कितने क्वारंटाइन सेंटर्स हुए थे और साथ में कितने आरटीपीसीआर टेस्ट की लेबोरेटरी जो है बिहार में अरेंज की गई है वो आपको बताना है। तो 5500, 5400, 5300, 5200 कितने, तो बेसिकली इसका सी हो जाएगा। औसतन अगर हम देखें क्वारंटाइन सेंटर में बिहार में 5300 लोग गए हुए हैं, जाते हैं, और 12 जो है आरटीपीसीआर लैब्स बनाई है भारत में, बिहार में, माफ कीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई नापे, बिहार की जो औसतन विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है और साथ में कितने डिविजन्स आपको मिलेंगे, यानी कि कितने प्रमंडल आपको मिलेंगे बिहार में। 483, 438 चौड़ाई आपको बतानी है, 9, 11, 12 कितने हैं टोटल। तो अगर हम देखें नन ऑफ दीज हो जाएगा। 483 इसकी लंबाई है, 483 इसकी चौड़ाई है, माफ कीजिएगा, और 9 इसमें डिविजन्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, गलत आपको चुनना है बाउंड्रीज के इस हिसाब से। तो जो पूर्व में ईस्ट में देखे तो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है, पश्चिम में वेस्ट में देखे तो उत्तर प्रदेश से करता है, उत्तर में यानी कि नॉर्थ में देखो तो नेपाल से करता है, और दक्षिण में देखे छत्तीसगढ़ से करता है, या साउथ में दक्षिण छत्तीसगढ़ से करता है। तो अगर बताइए इनकरेक्ट, तो ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण में वो झारखंड से करता है। ठीक है, चलिए बताइए बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, कब किया गया था बिहार से झारखंड को अलग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है नॉट करेक्ट आपको बताना है बिहार के रेफरेंस में। तो विधानसभा की सीटें अगर हम बिहार में देखें, लेजिस्लेटिव असेंबली की 243 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि परिषद की सीटें देखें तो 75 है। जो शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में सीट रिजर्व है बिहार के लिए वो 4 है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो शेड्यूल अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड है वो 40 है। नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें इसमें से सी वाला जो आंसर है वो नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 सीट्स रिजर्व नहीं है, टोटल 6 सीट्स रिजर्व्ड है अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें से पूछा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कौन सा है, और सबसे कम घनत्व वाला जिला 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार आपको बताना है कौन सा है। तो शिवहर, वेस्ट चंपारण, पूर्णिया, गोपालगंज, माधेपुर, कैमूर। तो इसमें ई हो जाएगा, कोई भी नहीं है इसमें से, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला आपको शिवहर मिलेगा और सबसे कम वाला आपको कैमूर मिलेगा। ठीक है, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या चीज ठीक नहीं है बिहार में। ठीक है, आपको बताना है 2011 के सेंसस के हिसाब से वहां सर्वाधिक साक्षरता, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वहां सबसे कम लिटरेसी रेट है, न्यूनतम है, लोएस्ट है, उसके बाद हाईएस्ट मेल यानी कि जो पुरुष साक्षरता दर है सबसे ज्यादा है, फीमेल साक्षरता दर है सबसे ज्यादा है। अब देखिए बेसिकली अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं पता इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी देखें। ये चीज और ये चीज दोनों ही जो है वो आपस में रिलेट आपको कर रही है, रिलेट कर रही है ना, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट मेल लिटरेसी, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। तो अंदाजा ही अगर आपको लगाना है, आपको नहीं पता और आपको अटेम्प्ट ही करना है क्वेश्चन, तो यहां पे क्या है, सबसे जो इन तीनों के आपस में संबंध रखने की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसकी है, लोएस्ट। हाईएस्ट और लोएस्ट एक साथ तो हो नहीं सकता, तो आंसर इन दोनों में से ही होगा, ऑब्वियसली, है ना। अगर मान लीजिए इन दोनों में से अगर आपने कोई आंसर चुना तो ये दोनों तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो इसलिए ये दोनों तो आपके कट ही गए, पहले तो 50-50 पे आ गए। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि रोहतास में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट कहां है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, पूर्णिया में आपको लोएस्ट लिटरेसी रेट मिलेगी 2011 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो युवक मैगजीन है उसको स्टार्ट किया गया था पटना से, मंथली मैगजीन थी, तो उसके प्रकाशक का नाम आपको बताना है, साथ में उनके साथ और कौन जुड़ा हुआ था इसके पब्लिशिंग में, प्रकाशन में, वो आपको बताना है मुझे। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अंबिका कांत सिंह, जगदीश नारायण खुदीराम बोस या जगदीश नारायण अंबिका कांत सिंह प्रफुल्ल चाकी। तो अगर हम देखें तो अंबिका कांत सिंह इसके पब्लिशर थे और साथ में कौन थे, जगदीश नारायण जी उनके साथ थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक नृत्य से रिलेटेड है। भोजपुर का जो रीजन है, बिहार का क्षेत्र है, वहां पे कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, और साथ में एक बहुत ही घरेलू और निजी लोक नृत्य है, यानी कि डोमेस्टिक और प्राइवेट फोक डांस है बिहार का, उसका नाम आपको बताना है। तो पनवाड़िया, डोमचाक, साम चकेवा, लौंडा, ये आप में इनमें से पहचानना है। तो जो लौंडा डांस है बेसिकली वो भोजपुर के रीजन में किया जाता है, और डोमचक जो है एक बड़ा ही प्राइवेट और डांस है बिहार का। अगला क्वेश्चन देख लेते
इसमें आपसे पूछा है बिहार की रैंक बतानी है आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार की रैंक 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या है वो आपको बतानी है। 13वीं, 12वीं, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बिहार की रैंक 2011 के सेंसस के हिसाब से 13th है। थर्ड हम पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हम देखेंगे 1 है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर कैपिटा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि प्रति व्यक्ति घरेलू राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है, अगर हम वर्तमान मूल्यों पे देखें, करंट प्राइजेस पे देखें, तो वो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से कितना है बिहार का? तो 50,753, 375, 735 या 535। तो ये बेसिकली 50,735 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस जल आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवा यूटिलिटी सर्विसेज में उसमें जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर कितनी रही है, और मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि दर इसमें कितनी रही है आपको बताना है, आपको पहचानना है। तो इसमें से 20.3% जो है इलेक्ट्रिसिटी में रही है और 11.4% जो है आपकी विनिर्माण में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से पूछ रहा है कि जो सबसे प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि सबसे जो समृद्ध जिले हैं उनमें से कौन सा जिला नहीं आता है, बताना है आपको, पहचानना है। और सबसे जो पिछड़े जिले हैं, गरीब जिले हैं, उनमें कौन सा जिला नहीं आता है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को देखें, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, श्योर, अररिया, किशनगंज, सिवान, भागलपुर। तो अगर हम देखें तो इसमें से भागलपुर जो है टॉप 3 मोस्ट प्रॉस्परस में नहीं आता है और सिवान जो है मोस्ट इम्पॉवरिश्ड में नहीं आता है। टॉप 3 सबसे प्रॉस्परस यानी कि सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प चुनना आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व प्राप्ति है, 18-19 और 19-20 का कंपैरिजन करें तो वो घट गई हैं। 1,31,793 से वो 1,24,233 हो गई हैं। साथ में रेवेन्यू रिसीट के बारे में ये दोबारा आपसे पूछ रहा है, 1,31,793 से 1,24,235 हो गई हैं, या फिर 1,31,793 से 1,24,232 हो गई हैं, 1,31,793 से 1,24,234 हो गई हैं। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो अगर हम करेक्ट देखें इसमें से तो पहला वाला करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं। राजस्व प्राप्ति जो है रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? वो रिसिप्ट गवर्नमेंट की जो कि टैक्स या नॉन टैक्स होती है, जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग होती है। जैसे जो सरकार इनकम टैक्स लेती है, एक्साइज टैक्स लेती है, कस्टम टैक्स लेती है, या सेल्स टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, ये सारे क्या है? सरकार का अधिकार है, तो वो पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। ऐसे ही सरकार कोई मॉन्यूमेंट में आप जाते हैं, वहां पे आपको फीस लेती है, या आपसे टोल लेती है, या इस तरीके की कोई चीज लेती है, आपसे पार्किंग के चार्जेस लेती है, चालान आपसे भरवाती है, तो ये सब क्या है? सरकार की अधिकार है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है फिस्कल प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। वो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो 8684 करोड़ से बढ़ गई हैं, बढ़ी हैं। उसके बाद वो 8683 करोड़ से बढ़ गई है कैपिटल रिसीट, आपको ये पूछ रहा है। उसके बाद 8681 करोड़ से बढ़ी है या फिर 8682 करोड़ से बढ़ी है, ये कितने से बढ़ी है आपको बताना है। तो अगर हम देखें इसमें सी वाला करेक्ट है, तो 8681 करोड़ से राजस्व रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है बढ़ गई है। देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? वो रिसिप्ट्स जो आपके एसेट को कम करे या फिर लायबिलिटी को बढ़ाए। यानी कि अगर आपने मान लीजिए एक सार्वजनिक उपक्रम है, मान लीजिए बिहार सरकार की कोई कंपनी है, उसे आपने बेच दिया तो उससे आपका पैसा तो मिल गया, लेकिन आपको क्या हुआ? आपका एसेट कम हो गया। या मान लीजिए राज्य सरकार ने या फिर किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने बिहार सरकार को पैसा दे दिया, तो पैसा तो बिहार सरकार के पास आया, लेकिन वो लोन के फॉर्म में आया, इसलिए उसको चुकाना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी बढ़ा दिया, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर, तो नेटो का ब्रसल्स में मिलेगा, कॉमनवेल्थ नेशंस का लंदन में, IUCN का ग्लैंड में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको जिनेवा में मिलेगा। नॉट करेक्टली आपको मैच बताना है, तो इसमें से कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, सब ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ कमेटी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उद्देश्य आपको बता रखे हैं, और जो करेक्टली मैच्ड है आपको वही बताना है। ठीक है, तो जो केवी कामत है वो मोटर व्हीकल के लिए बनाई गई थी एक्ट के लिए, विवेक देबरॉय आपको रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, पुनर्गठन के लिए, एसी शाह कमेटी एमएसएमई सेक्टर के लिए, लघु उद्योग के लिए बनाई गई थी, भूरेलाल कमेटी एनबीएफसी के लिए आपके लिए बनाई गई थी। तो करेक्ट कौन सा है? तो बी वाला इसमें से करेक्ट है, क्योंकि केवी कामत पैनल आपके एमएसएमई के लिए बनाया गया था, एसी शाह आपके एनबीएफसी के लिए बनाया गया था, और भूरेलाल जो है आपकी मोटर व्हीकल जो टैक्स है उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो नालंदा महाविहारा की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, पुरातत्व स्थल है, उसको यूनेस्को में इंस्क्राइब कब किया गया था, नोटिफाई कब किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था, और महाबोधि टेम्पल को यूनेस्को में कब किया गया था, बताइए इसमें से टोटल। तो अगर हम देखें 2016, 2002, 2013, 2014, 2015, कब किया गया था?
16 में इसको किया गया था नालंदा को, और 2002 में किया गया था महाबोधि टेम्पल को। यूनेस्को बेसिकली एक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, विश्व विरासत, विश्व धरोहर है, उनकी लिस्ट बना के रखता है। और इसमें भारत की कितनी साइट्स है? भारत की 39 साइट्स है। तो आपको बताना है कितनी कल्चरल है, कितनी नेचुरल है और कितनी कंबाइंड है। ठीक है, एक कल्चरल और नेचुरल कंबाइंड भी होती है। तो आपको बताना है टोटल इनमें डिस्क्रिप्शन इसका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट आपको बताना है कि रामसार कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ था, वियना सम्मेलन कन्वेंशन 1987 में फोर्स में आया था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आया था। बताइए कौन सा इसमें से गलत है? तो अगर हम देखें तो सी वाला गलत है, क्योंकि ये 87 में नहीं आया था, 88 में फोर्स में आया था। ठीक है, देखिए दो चीजें होती है, एक तो साइन कब हुआ था, और दूसरा फोर्स में कब आया था। बेसिकली क्या होता है, एक ट्रीटी होती है, एक कन्वेंशन होता है, वो साइनिंग के लिए ओपन होता है, तो उसलिए बोलते हैं कि ये साइन हो गया है। उसके बाद कुछ एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज उसको साइन करती है, उसके बाद वो कन्वेंशन फोर्स में आता है। तो इसमें कम से कम 2-3-4 साल का समय लग जाता है। इसलिए जो साइनिंग की डेट है और जो फोर्स में आने की डेट है वो कभी कभार अलग होती है। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन तो 2001 में हुआ था, लेकिन ये फोर्स में 2004 में आया था। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया। तो रामसार कन्वेंशन क्या है? वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि से रिलेट करता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेट करता है। वियना और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपके ओजोन से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत स्वानिधि स्कीम थी, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, जो रेडी पट्टी पे लगाते हैं लोग, उनके लिए जो वो है, वो कौन से अवधि के लिए है? आपको टेन्योर आपको बताना है। तो जून 2020 से 2022, मार्च 2022 कब तक है? तो ये हालांकि बढ़ा दी गई है, लेकिन इनिशियली ये जून 2020 से मार्च 2022 तक थी। इसमें क्या है, 10,000 तक रुपए का लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम में आपको लोन मिलेगा। जो रेडी पट्टी वाले होते हैं, लॉकडाउन के बाद उनके बिजनेसेस को दोबारा चलाने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक तरफ आपको स्कीम्स यानी कि योजनाएं दे रखी हैं और दूसरे मंत्रालय, और आपको गलत चुनना है। तो मेक इन इंडिया आपको कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आपको भारत सरकार ने चला रखी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, और किसान विकास पत्र आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने चला रखे हैं। तो हालांकि ऐसा लगेगा आपको कि किसान विकास पत्र है तो एग्रीकल्चर ने चला रखे होंगे, लेकिन यही गलत है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही चला रखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो नए प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उनको नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। और साथ में जो नेटो है, उन्होंने रिसेंटली ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर किया है एक कंट्री को कि ये पूरे विश्व शांति के लिए एक चुनौती है। तो वो कौन सी कंट्री आपको बताना है। तो जो नए प्रेसिडेंट है वो सत्य नडेला जी हैं, भारतीय मूल के ही भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और दूसरा जो चाइना है, उनको वो ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज घोषित कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ये एक नया इनिशिएटिव है, कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने चलाया है इसको? और ये जो ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021 हुई थी, उसको संबोधित किया था रिसेंटली, वो किसने किया था? तो ये जो रिपोर्टेड डोंट शेयर इट, ये जो इनिशिएटिव है फेसबुक ने चलाया है, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको इनॉग्रेट किया था ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस को। तो ये है क्या? बेसिकली जो अब्यूजिव कंटेंट होता है, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट स्पीच और अब्यूजिव कंटेंट आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करिए, उसको रिपोर्ट मत करिए, लेकिन मतलब उसको शेयर मत करिए, रिपोर्ट करिए। ठीक है, रिपोर्टेड डोंट शेयर इट, तो ये आपको भी पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो राज्य महोत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया गया है? साथ में जो फेडरल बैंक है उसने शॉर्टलिस्ट किया है ओरेकल सीएक्स इंप्लीमेंटेशन के लिए किस कंपनी को उसने शॉर्टलिस्ट किया है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए किसको उसने अभी चुना है, आपको बेसिकली ये बताना है। तो अगर हम देखें तो राज्य महोत्सव आपको उड़ीसा में मिलेगा, और ये जो है इन्फोसिस को इसने शॉर्टलिस्ट किया, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, तकनीकी सलाहकार समूह के एक मेंबर को अपॉइंट किया गया है, मुकेश शर्मा जी को, वो कौन सी आईआईटी से आते हैं? वो किसी आईआईटी से आते हैं, वो कौन सी आईआईटी से आते हैं वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो आईआईटी कानपुर से आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको इलेक्ट किया गया है। तो अभी रिसेंटली 2022-23 पीरियड के लिए कितने अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया है वो आपको बताना है। और दूसरा, उनकी टर्म कब स्टार्ट होगी ये आपको बताना है, कौन सी डेट को स्टार्ट होगी। तो अगर हम देखें तो टोटल 5 देशों को उसमें वो किया गया है, इलेक्ट किया गया है, जिनकी जो टर्म है 1 जनवरी 2022 से चालू हुई है। तो भारत भी इसमें एक मेंबर है। तो अगर आपको पता है तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, और 10 जो है रीजन के हिसाब से, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न यूरोपियन रीजन, वेस्टर्न यूरोपियन रीजन, एशियन रीजन, इनके मेंबर्स चुने जाते हैं अस्थायी तौर पर। ठीक है, 2 साल की अवधि होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पोलैंड ओपन था
एक स्वर्ण पदक जीता है वहां पे हमारी एक फीमेल रेसलर ने, पहलवान ने, उनका नाम आपको बताना। और साथ में जीवन वायु एक डिवाइस है, एक उपकरण है, उसका जो उसकी जो खोज करी है, उसका जो उसको बनाया है वो कौन से आईआईटी ने बनाया है आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये विनेश फोगाट जी हैं जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है और आईआईटी रोपड़ ने बनाया। ये है क्या बेसिकली, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई का मैकेनिज्म जो है बड़ा खराब था। तो ये जीवन वायु बेसिकली आपको नाम से पता लग रहा है कि जीवन की वायु आपको ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के जो सप्लाई है उससे रिलेटेड ये डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-2020 ये रिसेंटली लिखी गई है, किताब है एक बेसिकली, वो किसने लिखी है, ऑथर का नाम बताना। और साथ में जो डायरेक्टर जनरल है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी आप, कुलदीप सिंह जो है उनको एडिशनल चार्ज दिया है, वो कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन का उनको एडिशनल चार्ज दिया है, तो बताइए। सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, आईटीबीपी या सीआरपीएफ। तो अगर हम देखें तो सलमान रश्दी ने किताब लिखी और साथ में जो एनआईए के डायरेक्टर हैं ऑलरेडी उनको एडिशनल माफ कीजिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का उनको एडिशनल चार्ज दिया है, वो प्रेजेंट में किसके डायरेक्टर है, तो वो सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, ये जो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ किताब है सलमान रश्दी ने लिखी है और कुलदीप सिंह जी हैं उनको अभी एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का एडिशनल अतिरिक्त भार दिया है। वो वर्तमान में डायरेक्टर किसके हैं, वो डायरेक्टर जनरल है किसके, सीआरपीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट नियारगोंगो एक वोल्केनो है, वो अभी इरप्ट हुआ है, फट गया है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। वो कौन से नेशनल पार्क में, आपको बताना है कि जो माउंट निरागोंगो है वो कौन से नेशनल पार्क में है, कजूगी, बीगा, गरम्बा, बॉम्बो लुमेने या फिर विरुंगा। तो ये विरुंगा नेशनल पार्क में आपको मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि एक यंग वॉरियर मूवमेंट चलाया था कोविड-19 के खिलाफ, 5 मिलियन जो बच्चे हैं, माफ कीजिएगा 50 लाख करीबन हो जाता है ये, तो उनको किस ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया है। और साथ में अभी गोल्डन वीजा दिया गया है संजय दत्त जी को, तो वो कौन से देश ने गोल्डन वीजा उनको दिया है। तो ये जो मूवमेंट चलाया गया था सीबीएसई द्वारा, और जो यूएई है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसने गोल्डन वीजा दिया है। इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको 100% ओनरशिप, यानी कि आप कोई भी बिजनेस ले सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसमें एक अमाउंट आपको देना पड़ता है और उसके बाद आपको ये गोल्डन वीजा मिल जाता है। ठीक है, तो आप भी गोल्डन वीजा लेने की तरफ बढ़िए, आगे पढ़िए, अच्छे से पैसा कमाइए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पहली फीमेल आर्मी सेक्रेटरी है, यानी कि अमेरिका के सेनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसको अभी चुना गया है रिसेंटली। और साथ में टाटा डिजिटल जो कंपनी है, टाटा सन्स की जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने बिग बास्केट जो ग्रोसरी की जो एक वेबसाइट है उसमें कितना % जो है स्टेक अभी खरीदा है, आपको बताना है। तो ये जो क्रिश्चियन वर्मुथ है वो पहली महिला आर्मी सेक्रेटरी बनी है यूएस सेनेट की, और साथ में 64% स्टेक जो है टाटा डिजिटल ने खरीदा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ये बेसिकली आंसर ही यहां दे दिया, बेसिकली अश्रिथा वी ओलेटी हैं, बेसिकली इनको पहली वुमेन फ्लाइट इंजीनियर बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स में। तो वो कौन से राज्य से आती है, बेसिकली कर्नाटका से आती है, क्वेश्चन में ही लिख दिया वो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, सेहत ओपीडी पोर्टल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी इसको लॉन्च किया गया है सर्विस, वो किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो कर्नाटका से तो ये आती है और राजनाथ सिंह ने इनको सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये है क्या, बेसिकली जो हमारे डिफेंस सर्विस पर्सनल्स हैं, जो जनरली 75 साल से ऊपर के जो डिफेंस सर्विस पर्सनल्स हैं, उनको कहीं जाना ना पड़े, उनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से केयर मिले डॉक्टर्स की। तो जो डिफेंस सर्विसेज के डॉक्टर्स हैं जो कि सुरक्षा अस्पतालों में, डिफेंस हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनके थ्रू एक टेली कंसल्टेशन, मतलब आप घर पे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंसल्टेशन ले सकते हैं, इसलिए ये सेहत जो है पोर्टल चलाया गया है। अगला देख लेते हैं, उत्कल दिवस मनाया गया है जो ओडिशा का स्थापना दिवस है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार कौन सा था उसका फाउंडेशन डे, आपको बताना है 82, 83, 84, 85। तो ये 83वां फाउंडेशन डे इसका था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे इसमें पूछ रहा है कि 14,500 करोड़ का निवेश किया है सरकार ने अभी 4 बैंकों में, सरकारी बैंकों में, तो उनमें से कौन सा इनमें से बैंक नहीं है, आपको बताना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। तो ये चारों ही बैंक है जिनमें 14,500 करोड़ का किया है निवेश। इसका आंसर ये हो जाएगा। निवेश क्यों किया जाता है, ताकि जो लिक्विडिटी कंडीशन है वो बैंकों की बनी रहे, और एनपीए के होने के दौरान जो प्रोविजनिंग बैंकों ने की है जिसकी वजह से लैंडिंग वो नहीं कर पाते हैं, उसको वो कर पाए, उनकी बैलेंस शीट थोड़ी हेल्दी बनी रहे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 3 लाख करोड़, या तो जब तक 3 लाख करोड़ इशू ना हो जाए, या फिर
3 मंथ के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। कौन सी स्कीम है जिसको ये किया गया है सरकार की? और दूसरा जो इंडो यूएस की स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार, वो कौन से राज्य में आयोजित की जा रही है? तो आपको बताना है कौन सी स्कीम है ये जिसको बढ़ाया गया है। तो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है जो कि एमएसएमईज को कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ था उन लोगों का। और साथ में हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो पहला वित्त वर्ष है 2021-22 में, उसमें कितने लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग यानी कि उधार लेने की जो बात करी है इकोनॉमी के पुनर्जीवीकरण के लिए, रिवाइविंग के लिए। साथ में जो एंटायर ग्रॉस इशू है उसका वो कितना भाग है ये आपको पहचानना है। तो सरकार ने अगर हम बात करें तो 7.24 लाख करोड़ की जो बोरोइंग करने की बात करी, और वो टोटल अगर हम सकल निर्गमन की बात करें, ग्रॉस रेवेन्यू इशू की बात करें, तो उसका 60.06% वो आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने कौन से बैंक ने जापान के साथ एक संधि करी है, एमओयू साइन किया है $1 बिलियन का जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए? वो आपको बताना है। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जापान के बैंक के साथ संधि करी $1 बिलियन की। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2022 की वो कितनी रखी है? ठीक है। और साथ में आपसे पूछ रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो आयुर्वेद पर्व मनाया जाता है 3 दिन का, उसको अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने उसको किया था? मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन थे जिसने उसको सेलिब्रेट किया था, कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन? तो आप बताएंगे तो वो विनोबा सेवा प्रतिष्ठान है। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान है, उसने किया था। और 5.4% जो है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बताया है वर्ल्ड बैंक ने। अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया के लिए जो अनुमान बताया गया है वो 8.3% का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं। जो बहरीन का ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, जो लुइस हैमिल्टन ने जीता था, किसको हरा के जीता था? और ये लुइस हैमिल्टन का करियर अगर हम देखें तो उसमें उनकी कौन सी जीत है? तो आपको बताना है। तो ये जो है मैक्स वर्कस्टेपेन को हरा के उन्होंने जीता था, और ये 96वीं जीत है उनको। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो टॉय फेयर है यानी कि खेलों का जो खिलौनों का जो फेयर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसने उसको इनॉग्रेट किया था? और साथ में ये कितने फेजेस में ये बेसिकली कार्यक्रम होगा? तो अगर हम देखें तो ये हमारे 5 फेजेस में होगा। 5 फेजेस में होगा और प्रधानमंत्री जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली है क्या टॉय फेयर? देखिए, भारत में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है जो खिलौने बनाते हैं, लेकिन भारत का जो मार्केट है वो चाइनीज खिलौने से बहुत ज्यादा फ्लडेड है, सस्ते चाइनीज खिलौनों से। तो उसको भारतीय जो खिलौने हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, तो उसकी थीम आपको बतानी है क्या थी? फ्यूचर ऑफ एसटीआईज, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क, या फिर वर्क स्किल्स एजुकेशन, कौन सी थी उसकी? तो अगर हम देखें तो ये फ्यूचर ऑफ एसटीआईज, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये इसकी थीम थी। डॉक्टर सीवी रमन ने जो ब्रह्मन इफेक्ट का वो किया था, उसको डिस्कवर किया था, तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए हम ये मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि G20 की पहली बार सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, वो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज करी थी? फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी। तो किसने करी थी? तो वो इटली ने करी थी। और इसमें हमारी ही तरफ से भाग किसने लिया था? निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो रिसेंट 2020-21 का संस्करण है वो कौन से राज्य में आयोजित किया जा रहा है, और मतलब कंडक्ट किया जा रहा है? और साथ में वुमेन लीग कौन सी है, ये कौन सा एडिशन है वुमेन लीग का, ये आपको पहचानना है। कर्नाटक, उड़ीसा, 5वां, 6ठा। तो अगर हम देखिए उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है और 5वां अध्याय है ये इसका। नेक्स्ट आपसे देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि PSLV C51 ने ब्राजील की पहली एजेंसी को पहली जो C51 जो PSLV है ब्राजील की एमेजोनिया 1 जो ब्राजील की सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, और इसके साथ साथ कितनी अदर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इसको लॉन्च किया है? और साथ में तो PSLV का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे ये इसरो है, नासा तो हो नहीं सकती है। और टोटल अगर हम PSLV के 51 के साथ जो दूसरी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी उसको अगर हम देखें तो 18 की गई थी, तो ये हो जाएगा C। देखिए, इसरो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। हमने PSLV बना लिया है, GSLV बना लिया है और SLV बना लिया है। तो ये सारे हमारे क्या है? लॉन्च व्हीकल्स है। और अब हम किस पे काम कर रहे हैं? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स पे, दोबारा जिसका यूज हो सकता है। अगला देख लेते हैं। 29वां अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर लगाया गया था त्रिपुरा में, जिसका थीम था एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। उसको किसी कंट्री के असिस्टेंट हाई कमिश्नर ने इनॉग्रेट किया था। उसका उद्घाटन समारोह में वो शामिल हुए थे, जिनका नाम मोहम्मद जोबायद हुसैन है। तो वो कौन सी कंट्री से आते हैं ये आपको बताना है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। तो वो बांग्लादेश से आते हैं, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, उसमें अभी उसकी जो सेकंड अनुसूची है उसमें एक बैंक को इंक्लूड किया है, वो कौन सा बैंक है? और साथ में एक किताब है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, उसके जो राइटर है
उसका नाम आपको बताना है। तो ये जो बैंक है जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है रिसेंटली वो फिनो बैंक है और अनिंद्य दत्त जो है इसके राइटर है इस किताब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पहली स्टेट कौन सी एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लाने के लिए भारत में, तो ये बिहार राज्य है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है कौन सी सरकार, राज्य सरकार चला रही है और उसके अंदर कितने का लोन दिया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो ये बिहार की सरकार चला रही है और 10 लाख रुपए का लोन इसमें दिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सी कंपनी है जो सबसे पहले इनमें से स्टैब्लिश हुई थी, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कौन सी है बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टैब्लिश हुई थी 1940 में, भारत इलेक्ट्रिकल्स 1954 में हुई थी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1958 में हुई थी और एल्यूमिनियम कंपनी 1981 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है यूएनईपी जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कौन सी रिपोर्ट इसमें से प्रकाशित नहीं करता है, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक या वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो बताइए, तो इसमें से डी हो जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन करता है, IQ एयर नाम से एक संस्था है, वो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट नहीं निकालता है, ये इसमें से पूछ रहा है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, टूरिज्म एंड ट्रैवल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, कौन सी इसमें से नहीं निकालता है। तो ये सारी ही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए बताइए, भारत की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो रैंक है वो कितनी है, आपको बताना है। टोटल रैंक कितनी है, टोटल कंट्रीज कितनी है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि फाइनेंस कमीशन अध्यक्ष को आपको जो गलत आप इसमें बता रखा उसमें आपको चुनना है। तो जो 10वें के अध्यक्ष थे वो NKP साल्वे थे, 11वें के जो AM खुसरो थे, 12वें के डॉक्टर C रंगराजन थे और 13वें के डॉक्टर विजय केलकर थे। तो गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, क्योंकि 10th के कौन थे, KC पंत थे, NKP साल्वे नहीं थे। फाइनेंस कमीशन आपको पता है आर्टिकल 280 के अंदर बनाई जाती है। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। किसके लिए बनाता है, ताकि जो स्टेट्स का शेयर है सेंटर के टैक्स रेवेन्यू में उसको डिसाइड किया जा सके। उसके बाद जो PRIs है उनको फंड ज्यादा देने के लिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है उसको बढ़ाने का ये उसके प्रिंसिपल्स बता सके ये। और जो हमारे ग्रांट इन एड्स होती हैं उसके ग्रांट इन एड्स किस राज्य को किस प्रिंसिपल पे दी जाएगी वो बताने के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द क्वालिटी सर्टिफिकेट वो बताना है कि प्योरिटी ऑफ ज्वेलरी के लिए कौन सा होता है और क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए कौन सा होता है। आपको सर्टिफिकेशंस आपको पहचानने हैं इसमें। गुणवत्ता के प्रमाण के लिए कौन सा होता है और आभूषण की शुद्धता के लिए कौन सा होता है, बताइए इसमें से। तो ISO 9001 जो होता है वो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता के लिए होता है और आभूषण के लिए ISO 9202 होता है। अगला देख लेते हैं कौन सा इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, खाद्य कार्यक्रम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम देखें सबसे पुराना इसमें से कौन सा है, श्रम संगठन 1919। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा था, ब्रिटिशर्स के अंदर ही सही बट हम फाउंडिंग मेंबर थे। फूड एंड एग्रीकल्चर 1945 में आया था। फूड प्रोग्राम 1961 में आया था। इसका जो एम है वो क्या है, जो हमारा SDG 1 है, नो पॉवर्टी और हंगर, ये इन दोनों के उन्मूलन का है। उसके बाद जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो 1950 में आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि किसान कॉल सेंटर्स को कब शुरू किया गया था। डेट आपको बतानी है, 21 जनवरी 2003, 4, 5 या 6। तो अगर हम देखें तो 21 जनवरी 2004 को इसको किया गया था। किसान कॉल सेंटर्स में क्या होता है, कोई भी किसान है उसको जानकारी चाहिए मौसम से, मार्केट से, कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल सेंटर पे कॉल करेगा। उसकी जो रीजनल भाषा है यानी कि उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है कोशिश की जाएगी उसको उसमें जानकारी दी जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत आपको विकल्प चुनना है। COP21 2016 में हुई थी, किगाली एग्रीमेंट 2016 में, मिनामाता कन्वेंशन 2013 में और नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। तो बताइए, तो इसमें से COP21 2015 में हुई थी, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ऑड वन आउट आपको चुनना है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, नागजीरा टाइगर रिजर्व, बो टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कौन सा इनमें से ऑड वन आउट है। तो अगर हम देखें तो वाल्मीकि वाला ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सब आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे लेकिन वाल्मीकि आपको बिहार में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन करे। GS पे ही हम रुक जाते हैं बिकॉज आगे सारे जो मैथ्स की क्वेश्चन है तो हम GS के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने 140 के 140 डिस्कस किए। होप आपने सारे अटेम्प्ट किए होंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपका फायदा हो सकता है तो हम हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।